CH31 रिजल्ट। सेक्शन एक स्टूडेंट जिसे अचानक देखकर अपनी अपनी किताबों में वापस घुस गए थे और ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि वो पिछले कई घंटों से पढ़ाई कर रहे हो, वो थी टीचर रोहिणी पांडेय। टीचर रोहिणी पांडेय को बेशक मुश्किल से एक ही साल स्टार सिटी हाई स्कूल में हुआ था, लेकिन स्कूल का हर बच्चा उसे प्यार और रिस्पेक्ट जरूर करता था। अब वो प्यार किसी भी तरह का हो, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उनके सामने हमेशा खुद को शरीफ और पढ़ाकू दिखाने की कोशिश जरूर करता था। इसीलिए जब रोहिणी पांडेय ने क्लास के गेट पर खुदा कर धनुष को बाहर बुलाया तो सभी स्टूडेंट्स शांत होकर अपनी सीट पर बैठे बैठे ही एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात करने लगे। टीचर रोहिणी पांडेय का ऑर्डर सुनकर धनुष थोड़ा सकपका जाता है। वो शायद समझ जाता है कि उसे रोहिणी ने क्लास के बाहर क्यों बुलाया होगा। धनुष क्लास की सबसे पिछली सीट से होता हुआ मैं गेट तक पहुंचता है और उसके कानों में बाकी के स्टूडेंट्स की खुसफुसाहट भी पड़ रही है, पर हमेशा की तरह उनकी बातों को इग्नोर करता हुआ वो कॉरिडोर में अपनी टीचर के सामने आ जाता है। टीचर रोहिणी पांडेय हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत और शालीन लग रही थी और उनके अंदर से आती हुई वो खुशबू तो किसी को भी सम्मोहित कर दे। धनुष उनके सामने आकर बिल्कुल चुप खड़ा है। रोहिणी भी कुछ देर तक उसे देखती रहती है और फिर अपनी मीठी सी आवाज और दबे हुए अंदाज के साथ वो धनुष से पूछती है, क्या तुम्हें मालूम है धनुष मैंने तुम्हें यहाँ कॉरिडोर में क्यों बुलाया है? धनुष बिना कुछ बोले रोहिणी के उन पतले और गुलाबी होंठों को देखकर शायद कुछ देर के लिए भूल ही गया कि रोहिणी पांडेय उसकी एक टीचर भी है। रोहिणी उसकी ओर देखती है और उस जगाते हुए कहती है, धनुष। धनुष चौंक कर वापस अपनी सेंसेस में आ जाता है और रोहिणी से कहता है, मुझे लगता है मैडम आपने शायद मेरे मंथली टेस्ट के बारे में ही बात करने के लिए मुझे ऐसे यहाँ बुलाया है। धनुष बेशक कुछ देर के लिए रोहिणी की खूबसूरती में खो गया था, पर उसकी सिक्स्थ सेंस उसे पहले ही रोहिणी के सवाल के बारे में आगाह कर चुकी थी, इसलिए उसने रोहिणी को अपना सवाल दोहराने का मौका दिए बिना ही ये जान लिया था कि वो उससे क्या कहने आई है। धनुष के मुंह से अपना जवाब सुनकर रोहिणी उसे कुछ देर तक अपनी खूबसूरत आंखों से बिना पलक झपकाए देखती रहती है और उन बड़ी बड़ी आंखों में धनुष फिर से कन्ही खो जाता है। धनुष की आंखों से ही पता चल रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो दोनों चुपचाप कॉरिडोर में खड़े एक दूसरे की ओर बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। तभी धनुष हथियार डाल देता है और अपनी नजरें नीचे कर लेता है। इन नजरों की लड़ाई में धनुष की कुछ देर में ही ये समझ जाता है कि उसकी टीचर के दिल में ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि वो सोच रहा था। टीचर रोहिणी पांडेय कोई भी गलत इंटेंशन से उसे नहीं देख रही है, कम से कम उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। धनुष इतनी देर में रोहिणी उससे किस बारे में बात करने आई है, उनके उन सवालों को उनकी आंखों में पड़ चुका था, इसलिए वो रोहिणी के बिना कुछ बोले ही उनसे कहता है, मैडम जी मुझे लगता है कि मेरे इंग्लिश और मैथ के एग्जाम पेपर्स आपके पास हैं और आपको लगता है कि मैंने एग्जाम में चीटिंग की है। आप पूरी क्लास के सामने मेरा मजाक उड़ते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए आप मुझे यहाँ ऐसे बाहर बुलाकर बात करना चाहती है। धनुष एक सांस में ही टीचर रोहिणी पांडेय को उनके सवाल का जवाब बिना कहे ही देता चला गया। रोहिणी उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोली, तुमने सच में एग्जाम में चीटिंग नहीं की? रोहिणी शॉक हो गई थी। धनुष ने रोहिणी के सवाल का जवाब एक दूसरे सवाल के रूप में देते हुए उससे कहा, मैडम जी आपको याद है उस दिन जब मैं आपके ऑफिस में था तो मैंने जाते हुए आपसे क्या कहा था? पर इस बार धनुष का वो सवाल ने रोहिणी को उसे दिन की याद दिला दी जब उसने रोहिणी को किस किया था और कुछ देर के रोहिणी भी ये भूल गई थी कि उसका एक स्टूडेंट है और रोहिणी का बर्फ सा सफेद चेहरा फिर से शर्म से लाल हो गया था और उसी के साथ उसे धनुष की वो बात भी याद आ जाती है जब उसने रोहिणी से एक वादा भी किया था और रोहिणी ने हमेशा उसकी केयर करने की बात कही थी। अपनी टीचर को ऐसे कंफ्यूज होते देखकर धनुष उसे स्माइल करते हुए याद दिलाता है, मैडम जी उस दिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस मंथली टेस्ट को बहुत सीरियसली लूंगा और आपको टीचर प्रभाकर तिवारी से वो शर्त नहीं हारने दूंगा। मैंने कहा था कि तिवारी सर को अपनी शर्त पर बहुत दुख होगा और मैं उन्हें उनकी ये हार कभी भूलने ना बड़ी ये दूंगा। धनुष की बात सुनकर टीचर रोहिणी पांडेय पहले से भी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी और उसके जवाब से भी ज्यादा वो सरप्राइज थी। धनुष की वो हंसी देखकर अपने मन की बेचैनी रोक नहीं पाई और धनुष से पूछती है, तुम्हें वो बातें याद है? फिर तुमने उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया था? तुम बेसिक लैंग्वेज टेस्ट में खड़े होकर बहुत बुरी तरह से रो रहे थे और तुमने आधे घंटे में ही अपना एग्जाम पेपर क्यों दे दिया था? वो सब कुछ क्या सिर्फ टीचर्स को परेशान करने के लिए तुम कर रहे थे? टीचर रोहिणी पांडेय धनुष से उस दिन की एक एक बात का जवाब चाहती थी, इसीलिए उनकी आवाज कभी तेज तो कभी नॉर्मल हो जाती थी। धनुष अपनी टीचर के इतने सवाल सुनकर पहले से भी ज्यादा मुंह खोलकर मुस्कुराने लगा और अपनी नाक को टच करते हुए वो खुश होकर अपने बालों में हाथ फिराकर जैसे कह रहा हो वो तो सब उसकी एक अदा थी। टीचर रोहिणी पांडेय को अब भी बुत की तरह खड़ा देखकर धनुष मुस्कुराया और अपनी क्लास की ओर देखकर बोला, मैडम जी मैंने जो उस दिन किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैंने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया और अगर अंत भला तो सब भला। मैंने सही कह रहा हूँ ना मैडम? उसकी बात सुनकर टीचर रोहिणी पांडेय खुश होकर उससे कहती है, तुम्हारा रिजल्ट काफी अच्छा आया है धनुष, तुम्हारी हरकतों से किसी को लगा ही नहीं कि ये तुम्हारे मार्क्स हैं। तुमने तो सचमुच सबको उल्लू बना दिया है। तुम्हें पता है तुम्हें बेसिक लैंग्वेज टेस्ट में 140 पॉइंट्स मिले हैं, 150 पॉइंट्स इंग्लिश टेस्ट में और मैथ्स टेस्ट में भी 150 पॉइंट्स, कंप्रेहेंसिव साइंस टेस्ट में 272 पॉइंट्स और इन सबको मिलाकर तुम्हारा टोटल स्कोर 712 पॉइंट्स हो गया है। तुमने तो सबसे जीनियस स्टूडेंट को भी पीछे छोड़ दिया है, उससे तुम्हें 79 पॉइंट्स ज्यादा मिले हैं। धनुष मैडम रोहिणी से कहता है, इसका मतलब मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। टीचर रोहिणी पांडेय अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही है और वो खुशी में लगभग उछलते हुए धनुष से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ धनुष, और सीरियसली बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें नहीं पता वो कमीना तिवारी तो कह रहा था कि तुमने एग्जाम में चीटिंग की है। जब मैंने उसे बोला कि हम एग्जामिनेशन हॉल में लगा सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं तो उसने उस रिकॉर्डिंग को भी झूठा बतला दिया।
वो शुरुआत से ही यही कह रहा है कि तुम एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स ला ही नहीं सकते, इसलिए तुमने जरूर ही कोई चीटिंग की है। और वो ही नहीं, स्टाफ रूम में बैठे कोई भी टीचर तुम्हारे इन मार्क्स पर भरोसा नहीं कर रहा है। धनुष की स्माइल देखकर रोहिणी उसे सब कुछ बताए हुई चली गई कि उसके बारे में बाकी सभी टीचर्स और प्रभाकर तिवारी, जो सेक्शन ए के क्लास टीचर यानी मैं टीचर हैं, वो धनुष के मार्क्स को लेकर कितना जल रहे हैं। धनुष देखता है कि कॉरिडोर में उन दोनों को बात करते हुए उसकी अपनी क्लास के ही नहीं बल्कि बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी बाहर झांक झांक कर रोहिणी को ऐसे खुश होते हुए उछलकर बातें करते देख रहे हैं। वो टीचर रोहिणी पांडेय को हाथ के इशारे से शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाए मैडम, शांत हो जाए। लेकिन रोहिणी पांडेय उसे रोकते हुए प्यार भरे गुस्से में कहती है, तुम्हें मुझसे ज्यादा शांत होने की जरूरत है छोटे शैतान, क्योंकि टीचर प्रभाकर तिवारी तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स से इतने जल भून रहे हैं कि वो सभी से कह रहे हैं तुमने कहीं से मंथली टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस पहले से ही देख लिए थे और वो इस बात का शक सीधा मुझ पर डाल रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैंने पहले ही तुम्हें टेस्ट पेपर्स के सभी क्वेश्चंस बता दिए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात का उनको क्या जवाब दूं। रोहिणी पांडेय धनुष से बात करते करते बिल्कुल ये भूल ही चुकी थी कि वो कन्हा खड़ी है और उन्हें कैसे बात करनी चाहिए। धनुष के सामने वो एक टीचर की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह खड़ी होकर बात कर रही थी और उन्हें इस तरह बात करते हुए आसपास की क्लासेस के बच्चे घूर घूर कर देख रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कॉरिडोर में कोई टीचर अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था, मानो दो स्टूडेंट आपस में एक दूसरे की शिकायत करने में बिजी हो। धनुष रोहिणी की वो बात सुनकर शॉक हो जाता है, उसे यकीन ही नहीं आता कि टीचर प्रभाकर तिवारी ऐसी हरकत भी कर सकता है। वो छिड़ते हुए रोहिणी से कहता है, क्या सचमुच मैडम, मैं यकीन नहीं कर सकता कि तिवारी सर इतनी घटिया हरकत भी कर सकते हैं। पहले धनुष ने भी यही सोचा था कि वो अपनी पावर धीरे धीरे यूज करेगा और किस बड़ी ई को शक नहीं होने देगा कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स हैं, इससे वो सभी के सामने पहले की तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट ही रहेगा और फिर उसके ऊपर सब भरोसा भी करेंगे। लेकिन जब भी वो ऐसा सोचता था कि उसे अपनी पावर का इस्तेमाल एक ही टेस्ट में नहीं करना चाहिए, तभी उसे टीचर प्रभाकर तिवारी का चेहरा और उनकी वो ऊंची बातें याद आ जाती थी। और फिर अपने कजिन ब्रदर अन्नू के वो गंदे गंदे खून जलाने वो कमेंट्स और उसके दोस्तों की वजह से क्लास में जो धनुष का मजाक उड़ाया जाता था। उन सभी बातों की वजह से धनुष इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि धनुष ने उन सभी को चुप कराने का मन बना लिया था। इसीलिए वो अपने पहले डिसीजन को भूल चुका था। और फिर धनुष को ये बात भी अच्छे तरह से मालूम थी कि अगर वो मंथली टेस्ट में एवरेज मार्क्स भी लेकर आता है तब भी उसके ऊपर यही इल्जाम लगाया जाएगा कि उसने एग्जाम में चीटिंग की है। लेकिन अगर मंथली टेस्ट का धनुष का रिजल्ट एवरेज होता तो उस पर यह शक करने की गुंजाइश ज्यादा थी कि उसने चीटिंग की है। लेकिन अब क्योंकि धनुष का रिजल्ट टॉप रैंकर से भी अच्छा है, उसने सभी से ज्यादा मार्क्स लिए हैं, तो फिर वो चीटिंग करता भी तो किससे चीटिंग करता। यही सोचकर धनुष ने एक ही मौके में सबको ये दिखाना चाहता था कि वो कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और फिर उसके ऊपर कमेंट करने वालों की एक ही बार में बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन आज टीचर रोहिणी पांडेय से बात करते हुए धनुष को ये बात समझ आ चुकी थी कि अच्छे लोग हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं और तुम्हारी बातों पर यकीन भी करते हैं। जैसे किसी अपने को अगर तुम बंदूक से गोली भी मारो तो वो यही सोचेगा कि बंदूक से गोली एक्सीडेंटली चल गई होगी। लेकिन जिन लोगों की सोच गंदी होती है या फिर जो हमेशा किसी की खुशी से जलते हैं, वो कभी भी तुम्हारी सफलता का क्रेडिट तुम्हारी मेहनत को नहीं देते। ऐसे लोग अनगिनत कारण ढूंढकर तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। जहाँ रोहिणी पांडेय को धनुष की मेहनत और उसके दिमाग पर पूरा भरोसा था कि उसने चीटिंग नहीं की होगी, वहीं टीचर प्रभाकर तिवारी जैसा आदमी उसकी मेहनत पर अब भी उंगलियां उठाने से बाज नहीं आ रहा था। रोहिणी धनुष के हाव भाव और उसकी खुशी देखकर ये समझ गई थी कि धनुष झूठ नहीं बोल रहा है कि उसने एग्जाम में चीटिंग नहीं की है। इसलिए वो धनुष को समझाते हुए कहती है, धनुष, अगर तुम और तुम्हारे टीचर ये भरोसा दिला देते हैं कि तुम्हारे मार्क्स सच्चे हैं तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठने दूंगी और तुम्हारे नाम के आगे लगे चीटर की दाग को भी हमेशा के लिए हटवा दूंगी। और फिर वो कमीना तिवारी तुमसे माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। रोहिणी पांडेय की बातों से साफ साफ पता लग रहा था कि उसे धनुष पर कितना ज्यादा भरोसा है। रोहिणी पांडेय एक्साइटमेंट में ये बात धनुष से टिपिकल हिंदी में बोलती चली गई। दरअसल उनकी हिंदी भाषा इतनी शुद्ध थी कि कई वर्ड्स तो किसी के लिए भी समझ पाना मुश्किल होता था। रोहिणी धनुष की बातों पर पूरा भरोसा था, मगर बाकी सबको विश्वास दिलाने के लिए उसे धनुष को टेस्ट करना जरूरी था, ताकि सबके सामने ये बात जाहिर हो जाए कि धनुष के मार्क्स उसके अपनी मेहनत से अचीव किए हुए हैं। धनुष को भी अब तक ये समझ आ चुका था कि अचानक से बॉटम ग्रेड से टॉप ग्रेड पर पहुंचकर उसने सबको शॉक कर दिया है, और ये बात स्कूल में किसी के भी गले से उतरने वाली नहीं है। इसलिए उसने टीचर रोहिणी पांडेय के सामने एक झूठी कहानी बनाते हुए कहा, मैडम, मैं आपको पहले ही ये बात बताना चाहता था कि उस कार एक्सीडेंट के बाद मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन मेरी मेहनत और परफॉर्मेंस में कभी कोई कमी नहीं आई थी। पर मुझे इन एग्जाम टेस्ट से नफरत हो चुकी थी और इसी वजह से मेरे मार्क्स गिरते ही चले गए। धनुष बड़ी ही मासूमियत से रोहिणी को बता रहा था और उसी की तरह टिपिकल हिंदी वर्ड्स का यूज कर रहा था। जब रोहिणी ने धनुष को अपनी ही तरह शुद्ध हिंदी के शब्दों का सही उच्चारण के साथ उसे करते देखा तो रोहिणी की आंखें एक बार के लिए चमक उठी थी। एक पल के लिए रोहिणी उसका जवाब सुनने की बजाय उसकी भाषा और बोलने की कला को सुनती रह गई थी। फिर तभी वो धनुष की बात का जवाब देते हुए कहने लगी, धनुष, तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? धनुष मुस्कुराता है और अपनी टीचर को आंख मारते हुए कहता है, मैडम जी, मैं आपको एक बार धोखा दे सकता हूँ, लेकिन क्या मैं आपको हर बार धोखे में रख सकता हूँ? अगले 2 महीनों में ही फाइनल एग्जाम्स हैं, तब आपको शायद मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। रोहिणी धनुष के सामने अब चुप हो जाती है और उसके चेहरे पर आए इस कॉन्फिडेंस को निहार रही है। नेक्स्ट चैप्टर, क्या धनुष रोहिणी के साथ साथ बाकी सभी टीचर्स को भी अपनी ईमानदारी पर यकीन दिला पाएगा?
पपी और नेहा धनुष के इतने अच्छे मार्क्स देखकर क्या उसके ऊपर यकीन कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी दी इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH32 जुआ। ओह रियली, मुझे तो अभी से प्रभाकर तिवारी का चेहरा नजर आ रहा है, कल जब उसे पता चलेगा तो वो कहीं पागल ही ना हो जाए। रोहिणी धनुष का जवाब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वो धनुष के एग्जाम पेपर्स उसके हाथ पर रखकर चली जाती है। धनुष टीचर रोहिणी पांडे से अपने एग्जाम पेपर्स लेकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्लास में वापस आ जाता है। जैसे ही धनुष क्लास में एंट्री करता है, उस पीरियड की आखिरी घंटी बज जाती है और इतनी देर से चुप बैठी क्लास के स्टूडेंट्स शोर मचाते हुए क्लास से बाहर जाने लगे। धनुष भी अपनी सीट से सभी पेपर्स और बुक्स बैग में रखकर क्लास से निकल जाता है। क्लास से बाहर जाते हुए धनुष पपी के बताए हुए पैसे कमाने के उन तरीकों के बारे में सोच रहा है जिन्हें पपी उसे मजाक में ऐसे ही बताकर चला गया था। पपी बेशक उन आइडियाज को लेकर सीरियस ना हो, पर धनुष जल्दी से जल्दी बहुत अच्छा पैसा कमाने के लिए परेशान जरूर था। उसके दिमाग में अपनी माँ की मेहनत और उनके ऊपर हुए हमले के वो दृश्य बार बार किसी हॉरर फिल्म के सीन की तरह चल रहे थे। लेकिन हाँ, वो बैंक लूटने या किसी ज्वेलरी शॉप में डाका डालने या फिर लॉटरी के टिकट खरीदने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। धनुष क्लास से निकलने के बाद एक गेम हॉल के सामने जाकर उस गेम हॉल को काफी देर तक बाहर ही खड़ा खड़ा देखता रहा। धनुष को उस गेम हॉल के बारे में बहुत पहले से पता था। जब भी वो इसके सामने से गुजरता था तो उसने कई बार अंदर जाना तो चाहा, पर कभी गया नहीं था। धनुष को बस वहां के बारे में इतना ही मालूम था कि उसके स्कूल के कई लड़के उस गेम हॉल में अपनी पॉकेट मनी के साथ एंजॉय करने जाते हैं और जब बाहर आते हैं तो उन सबके चेहरों पर एक अलग ही खुशी दिखाई देती है। आज धनुष भी गेम हॉल के बाहर खड़ा हुआ अपने मन में चल रहे कई सवालों के जवाब ढूंढने गेम हॉल के अंदर जाने का मन बना चुका था और कुछ ही कदमों की दूरी तय करने के बाद वो उस गेम हॉल के अंदर एंट्री कर गया। धनुष अंदर जाकर मेन गेट के पास ही खड़ा रहा। ऐसा माहौल उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। चारों ओर धुआं ही धुआं देखकर धनुष अपनी आंखें भी पूरी तरह नहीं खोल पा रहा था। अपनी नाक को दबाए उसे इतनी घुटन महसूस हो रही थी जैसे वो किसी कोयले की भट्टी में पहुंच गया हो। उसे लग रहा था जैसे किसी ने दोनों हाथों से पकड़कर उसका गला दबा दिया हो। गेम हॉल के अंदर लोग ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे उनके हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया हो। बाहर की दुनिया से अलग वो एक अलग ही दुनिया थी। कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे तो कुछ शराब पीकर डांस करने में बिजी थे। लेकिन धनुष को भी बहुत अच्छे से अपना मकसद याद था, इसलिए वो उस चकाचौंध में भी कुछ ढूंढ रहा था। उस हॉल का एरिया करीब 400 स्क्वायर मीटर था और अंदर बहुत सी मशीन लगी हुई थी। मशीनें 6 लाइन में थी और एक साथ करीब 100 लोग गेम खेल सकते थे। सभी खेल की मशीनों को दर्जनों लोग घेरा लगाकर खड़े हुए थे। बाहर से देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि उस छोटे से गेम हॉल में करीब 1000 से ऊपर लोग मौजूद थे। धनुष को देखकर बहुत सरप्राइज था कि इतने सारे लोगों में से बहुत से कुछ उसके अपने स्कूल के तो बहुत से आसपास के स्कूल्स के स्टूडेंट थे जो बिना यूनिफॉर्म के वहां मौजूद थे। धनुष काफी देर तक वहां का माहौल देखता रहा। धनुष उन स्टूडेंट्स को देखकर सोच रहा था कि स्कूल के बच्चों को ये सिर्फ एक खेल लगता है, जबकि ये एक ऐसा कुआं है जहां आदमी एक बार घुस जाए तो सारी जिंदगी भी वहां से बाहर निकल नहीं सकता। गेम खेलने के चक्कर में स्कूल स्टूडेंट्स को वहां की आदत पड़ जाती है और एक बार आदत पड़ने के बाद वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस उस गेम में ही अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। वो गेम हॉल सिटी के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़े क्लब के अंदर था और उसमें किसी के भी आने जाने पर पाबंदी नहीं थी, इसलिए कई बहुत कम उम्र के बच्चे भी वहां अपना पूरा पूरा दिन स्कूल छोड़कर बिताते थे, जो सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। धनुष वहां का हाल देखकर बहुत ही दुखी हो रहा था। फिर धनुष अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए एक मशीन के पास जाकर खड़ा हो गया और वो लोग गेम कैसे खेल रहे हैं ये देखने लगा। इतने लोगों के बीच में चुपचाप खड़े गेम को देखते हुए धनुष को किसी ने नोटिस भी नहीं किया। करीब 1 घंटे बाद धनुष वेटर के पास गया और उससे 10 टोकन लेकर मशीन के पास जाकर खड़ा हो गया। गेम के बेसिक रूल बहुत ही सिंपल थे। वो टोकन मशीन में डालकर हैंडल नीचे खींचना था। हैंडल खींचते ही गोल आकर का चक्र घूमना शुरू हो जाता था। हैंडल खींचने के बाद अगर मशीन के बीच में बने गिलास में आए इमेजेस उस गोल चक्र पर बनी हुई इमेजेस के पैटर्न से आपस में मैच हो जाए तो आप इनाम की रकम जीत सकते हैं। इनाम की रकम उन इमेजेस के सामने लिखे नंबर जितनी ही होती थी और कभी कभी जब इमेजेस आपस में मेल नहीं होते तो एक अलग प्रकार की तस्वीर उस गिलास में बन जाती थी, जिसके बनने पर आपको कुछ रकम इनाम के तौर पर मिल जाती थी। आमतौर पर यह तस्वीर चेरी की ही होती थी। जब मशीन एक यूनिवर्सल इमेज सेट करती है जो किसी भी इमेज के साथ मैच हो जाती हो, तो इस प्रकार के यूनिवर्सल सेटअप के लिए आपको बहुत अच्छा इनाम भी मिल सकता है, जो कि आपके उस असल इनाम की रकम से भी ज्यादा होता है। लेकिन इतनी देर से वहां खड़ा होकर देखने से धनुष इतना तो समझ चुका था कि उस मशीन से इनाम जितना कोई आसान काम नहीं है। वहां खड़े बहुत से लोग टोकन मशीन में टोकन डालकर इमेज के मैच होने का वेट कर रहे थे, लेकिन बहुत ही कम लोग इसमें सफल हो पा रहे थे। और जो लोग थोड़ा बहुत पैसा जीत रहे थे वो थोड़ी ही देर में किसी दूसरी बाजी में उस जीती हुई रकम से भी ज्यादा अपना नुकसान करवा लेते थे। लेकिन धनुष का दिमाग उन साधारण लोगों से तेज और गहराई तक सोचने की पावर रखता था और इसलिए उस 1 घंटे के ऑब्जर्वेशन में वो ये समझ चुका था कि जिस मशीन के सामने वो खड़ा है उस मशीन से पैसा जीतने का मौका उसे मिल सकता है। और भी वहां मौजूद मशीनों के रूल्स भी धनुष बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुका था। धनुष मशीन की ओर देखता हुआ काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही अपनी बारी पर वो मशीन की ओर बढ़ा, किसी ने उसे देखकर जोर से आवाज दी, जिससे धनुष का ध्यान मशीन से हटकर उसी ओर चला गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। धनुष ने देखा कि वो उसे वहां पहचानने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका कजन अनु है। अनु ने जोर से चिल्लाते हुए धनुष से कहा, अरे धनुष, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू यहाँ गेम खेलने कैसे आ सकता है। तेरे पास तो अपनी ट्यूशन की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते।
लेकिन शौक अमीरों वाले पालने लगा है, भाई मानना पड़ेगा तुझे। धनुष उसकी बात सुनकर जन्हा खड़ा था, कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। दरअसल स्टार सिटी हाई स्कूल की मैनेजमेंट ने इस बार बच्चों को प्रेशर देने के लिए जानबूझकर मंथली टेस्ट पेपर का स्टैंडर्ड पहले से ज्यादा मुश्किल कर दिया था, ताकि बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाई करें और फिर उसी वजह से एवरेज स्टूडेंट ने भी मेहनत करके अच्छे मार्क्स गेन किए थे। अन्नू के मार्क्स भी इस बार एवरेज से ऊपर ही आए थे, जबकि पिछली बार के मंथली टेस्ट मार्क्स देखकर वो रो पड़ा था, पर जब उसे पता लगा कि लास्ट टाइम सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स एवरेज से कम है तब कहीं जाकर उसकी जान में जान आई थी। लेकिन इस बार अपने मार्क्स में इतना ज्यादा अंतर देखकर अन्नू का दिमाग ही सातवें आसमान पर था। उसने जल्दी से अपने दो दोस्तों को साथ में लिया और गेम हॉल में खेलने आ गया। वहां आकर अन्नू को भी धनुष को देखकर शौक लगा था, क्योंकि उसने भी कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी जगह अपने जान पहचान का कोई मिल जाएगा, और वो भी धनुष, जिसका ऐसी जगह पर होना इम्पॉसिबल था। धनुष ने कुछ देर अन्नू को देखा और फिर अपनी नजरें उससे हटाकर वापस अपने गेम पर लगा ली, क्योंकि वो अन्नू जैसे लड़के के लिए अपना पैसे कमाने वाला प्रोजेक्ट देरी से शुरू करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। और वैसे भी धनुष से आगे खड़ा प्लेयर अपने सारे पैसे हार चुका था और अब धनुष की बारी आ चुकी थी। उन सभी मशीनों के प्रोग्राम पहले से ही वहां की मैनेजमेंट सेट करके रखती थी, इसलिए मुश्किल से किसी का इनाम निकल पता था। लेकिन धनुष ने काफी देर के ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ टाइमिंग नोट कर ली थी, जिससे उसके कुछ मौके उस मशीन पर जीतने के बन सकते थे। ज्यादातर जब भी उन मशीनों को कुछ निश्चित समय के लिए यूज किया जाता था तो उस मशीन में इंगस के रेगुलर बनने वाले पैटर्न आने बंद हो जाते थे, और उसी वक्त सबसे अच्छा मौका होता था उन सभी इमेजेस में से इनामी इमेजेस तक पहुंचने का। धनुष के पास बहुत ज्यादा पैसे न होने की वजह से उसने टोकन भी बहुत कम खरीदे थे, इसी वजह से उसके पास इनाम जीतने के मौके भी उतने ही कम थे, लेकिन इतने कम मौकों में ही उसे अपना कर्तव्य दिखाना था। धनुष ने ये नोटिस किया कि उस गेम हॉल में अधिकतर लोग सिर्फ गेम खेलने और अपना टाइम पास करने आते हैं, वो लोग उस मशीन के इंगस के पैटर्न को समझने की कोशिश भी नहीं करते। जबकि धनुष ने पूरे 1 घंटा वहां रुककर मशीन के इमेजेस पैटर्न को बड़ी गौर से स्टडी किया था, जबकि बाकी के लोग अपनी किस्मत के भरोसे ही उस गेम में पैसा लगाते थे। धनुष ने मशीन का इमेजेस पैटर्न के साथ साथ ये भी नोटिस किया था कि कितने हजारों की संख्या में मशीन के पास टोकन आते हैं। काफी देर तक मशीनों के सामने खड़े लोगों की गिनती और उन लोगों के पास मौजूद टोकन की कैलकुलेशन करने के बाद ही धनुष ने उस मशीन में अपने टोकन डाले थे, और जब धनुष से आगे खड़े आदमी ने अपने सारे टोकन यूज कर लिए तो कहीं ना कहीं उसे अपनी जीत का भरोसा हो गया था। हालांकि इतनी कैलकुलेशन करने के बाद भी मशीन ने उसे धोखा दे दिया था और उस मशीन के इमेजेस पैटर्न भी थोड़ा बदल जरूर गए थे। लेकिन धनुष को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि इस मशीन में जीतने के लिए धनुष को सिर्फ 5 ही टोकन चाहिए थे। धनुष के आगे खड़ा आदमी अचानक से वहां से चला गया था और तभी धनुष ने मौके का फायदा उठाकर अपने टोकन मशीन में डालकर बटन दबा दिया। धनुष ने जैसे ही बटन दबाया, मशीन के ग्लास में दिख रहे इमेजेस के पैटर्न घूमने लगे, और अगर वो घुमती हुई चक्री एक ही जैसे पैटर्न पर रुक जाएगी तो धनुष इनाम की रकम जीत जाएगा। कुछ ही सेकंड्स के बाद इमेजेस के पैटर्न्स ने घूमना बंद कर दिया, लेकिन मशीन ने प्राइज जीतने के बाद वाली विनिंग धुन नहीं बजाई। अन्नू भी वहीं खड़ा हुआ धनुष को खेलते हुए देख रहा था, और जब उसने देखा कि मशीन बिना विनिंग धुन के रुक गई है तो वो जोर से हंसते हुए धनुष से बोला, अबे ढक्कन, तू रहेगा हमेशा बेवकूफी, तुझे इसे इतनी जोर से घुमाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है कि तू पहली बार किसी घूमने वाली मशीन पर गेम खेल रहा है। इन मशीनों पर खलेने के लिए दिमाग की नहीं किस्मत की जरूरत होती है, बेवकूफ। धनुष को अपने पैसे हारते हुए अन्नू खुश जरूर हो रहा था, पर फिर भी उसे समझाने से वो खुद को रोक नहीं पाया। धनुष ने उसकी ओर ध्यान न देते हुए दोबारा से टोकन डालकर मशीन को घुमा दिया, और फिर से पैटर्न्स घूमते हुए थोड़ी देर बाद रुक गए। लेकिन इस बार भी मशीन के अंदर जितने वाली धुन नहीं बजी। तभी एक आदमी जो काफी देर से धनुष को हारते हुए देख रहा था, वो अपनी जगह से ही चिल्लाया, ओ भाई, मुझे लगता है ये मशीन खराब हो गई है। इसमें बस टोकन डालो और ये घुमती ही रहती है, लेकिन वापस कुछ नहीं देती। मेरे भी कई सारे टोकन इस मशीन में खराब हो गए हैं। मेरी मानो तो उस मशीन में अपना पैसा और समय मत बर्बाद करो, किसी दूसरी मशीन पर खेल लो। धनुष ने उस आदमी की ओर देखकर थोड़ा मुस्कुराया और फिर से अपनी जेब में हाथ डालकर बाकी बचे टोकन ढूंढने लगा। अन्नू धनुष की ये हरकत देखकर उसे बोला, धनुष मेरे भाई, मुझे लगता है तेरे दिमाग में सच में ही कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। जब उस आदमी ने तुझे बोला है कि ये मशीन खराब है तो तू क्यों इसमें अपने पैसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है? लेकिन धनुष ने शायद अन्नू की बात ना मानने की तो कसम ही खा ली थी। उसने फिर से टोकन निकाले और उसी मशीन में डाल दिए। इस बार धनुष ने टोकन डालते ही मशीन घूमने वाला बटन नहीं दबाया, बल्कि कुछ देर रुककर फिर से एक और टोकन मशीन में डाल दिया, और ऐसे ही उसने 2 बार करने के बाद मशीन का हैंडल खींच दिया, फिर मशीन को घूमने को लिए छोड़ दिया। उस मशीन का सबसे बेहतरीन फीचर था जैकपॉट, जो वहां लगी हुई बाकी मशीनों में नहीं था। अगर आप कभी किसी कसिनो में गए हो तो वहां पर एक मौका ऐसा मिलता है जिसमें आपको जीतने पर कई सारे इनाम मिलते हैं, लेकिन उस मौके तक पहुंचने के लिए आपको 3 बार ट्राई करना पड़ता है। अब जैसे ही मशीन इनाम वाले चिन्ह पर रुकेगी तो उस मशीन के टोकन एक साथ बाहर आ जाएंगे, और इसीलिए धनुष ने मशीन में स्टार्टिंग में ही 2 टोकन डाले थे ताकि वो सही मौके तक पहुंच जाए। अब तक अन्नू धनुष को देख देख कर काफी चिढ़ गया था, क्योंकि धनुष अन्नू की किसी भी बात पर ना तो कोई भी जवाब दे रहा था और ना ही उसे देख रहा था। इसलिए अन्नू उसे देखकर बड़बड़ाते हुए अपने साथ आए दोस्त से कहता है, इसके दिमाग में सच में ही कोई बड़ी दिक्कत है और वो इस जन्म में कभी ठीक नहीं हो पाएगी। इसे समझाने में अपना वक्त खराब करने का कोई फायदा नहीं है। चल दूसरी मशीन पर चलते हैं। और गुस्से में धनुष से इरिटेट होते हुए अन्नू ये कहकर अपने दोस्त के साथ वहां से चला गया। क्या धनुष उस मशीन से पैसे जीत पाएगा? क्या होगा अगर धनुष अपने लगाए हुए पैसे भी हार गया तो? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट FM पर। CH33 खिलाड़ी।
अन्नू ने अभी एक ही कदम दूसरी ओर बढ़ाया था कि उसके कानों में बहुत ही साफ साफ टोकन के गिरने की आवाज आने लगी। अन्नू काफी दिनों से लगातार उस गेम हॉल में खेलने के लिए आता था और वो बहुत अच्छे से जानता था कि ये आवाज गेम जीतने की आवाज है और कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक भारी भरकम रकम जीतने की आवाज है। मशीन की विनिंग धुन पूरे हॉल में बहुत जोर जोर से दूर दूर तक जा रही थी। तभी उसे याद आया कि धनुष ने पहले 2 बार अपने टोकन उस मशीन में जल्दी जल्दी क्यों डाल दिए थे। अन्नू ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं और वो वहीं खड़ा खड़ा जोर से चिल्लाया, जैकपॉट! अबे ये तो जैकपॉट जीत गया है। टोकन की जोर जोर से खनखनाहट और विनिंग धुन सुनकर अन्नू ही नहीं बल्कि आसपास खड़े बाकी लोगों के भी कान खड़े हो गए और वो उसी ओर देखने लगे। सभी लोगों के मुंह खुले और जैकपॉट देखने के लिए आंखें फटी हुई थी। उस भीड़ में ऐसे भी कई लोग थे जो वहां कई महीनों से अपने पैसे गंवा रहे थे। सभी धनुष की जीत को देखकर शॉक हो गए थे और सबसे ज्यादा दुखी था उसका कजन ब्रदर अन्नू। टोकन काफी ज्यादा थे इसलिए मशीन में से आवाज भी काफी देर तक आती रही। मशीन में से आती हुई आवाज ने वहां खेलने आए लोगों को ही नहीं बल्कि गेम हॉल के मालिक के कानों को भी छेड़ दिया था। मशीन की आवाज सुनकर एक मोटा छोटी हाइट का आदमी अपने केबिन से निकलकर मशीन की ओर भागता हुआ आ रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्या हुआ? क्या हुआ? किसने तोड़ी मेरी मशीन? और फिर जब वो आदमी मशीन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मशीन से टोकन गिरते हुए फर्श पर आ चुके हैं। तो वो आदमी जोर से हंसते हुए धनुष से बोला, बधाई हो लिटिल चैंप, पिछले 1 महीने में इस मशीन से कोई भी नहीं जीता था। लेकिन शायद ये तब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी और तुम्हारी किस्मत आज चमक गई। जहां तक मेरा अंदाजा है तुम करीब 10-15 हजार रुपए तो जीत ही चुके हो। धनुष ने जब गेम हॉल के मालिक को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने पहले उसे कोई भी जवाब नहीं दिया क्योंकि धनुष की नजरों में तो उसे दुखी होना चाहिए था, लेकिन तभी उस मोटे मालिक ने जो किया उससे धनुष को उसकी खुशी पर यकीन हो गया। गेम हॉल का मालिक वहां मौजूद बाकी सभी लोगों की ओर मुड़ा और उनसे कहने लगा, देखा आप सब लोगों ने, हमारे गेम हॉल की सभी मशीनें एकदम सही है। आज इस लड़के ने कितने सारे पैसे सिर्फ 100 रुपए लगाकर जीत लिए हैं। आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। दिल खोलकर खेलिए, क्या पता अगली चमकने वाली किस्मत आपकी हो। डाका डालने के अलावा सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जहां आप इतना सारा पैसा कमा सकते हैं। धनुष उस गेम हॉल के मालिक की बात सुनकर मन ही मन उसके ऊपर हंस रहा था कि किस तरह से वो लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे बना रहा है। धनुष अब तक ये समझ चुका था कि गेम हॉल की मशीनें गेम हॉल का मालिक टैप किए हुए हैं और वो अपने केबिन में बैठा हुआ उन मशीनों को रेगुलेट करता रहता है और इसलिए इन मशीनों से लोगों का जितना बहुत मुश्किल है। यही नहीं, अगर कोई जितने भी लगता है तो वो उतने पैसे नहीं जीत पाता जितना कि वो डिजर्व करता है। धनुष ने वही मशीन इसलिए चुनी थी क्योंकि धनुष से पहले बहुत से लोग उस मशीन में अपने पैसे फंसा चुके थे और इसीलिए गेम हॉल के मालिक का ध्यान उस मशीन के ऊपर से हट चुका था। जैसे ही गेम हॉल के मालिक ने वहां खड़े लोगों से धनुष के जितने की इतनी तारीफ की थी, उन लोगों में जैसे खेलने का उबाल आ गया था। जो लोग अभी तक खड़े खड़े सिर्फ मशीनों की ओर देख रहे थे, वो भी टोकन लेने के लिए लाइन में लग चुके थे। और वो लोग जो आज पहले से ही काफी पैसे वहां हार चुके थे, उन्होंने फिर से टोकन खरीद लिए थे ताकि वो भी धनुष की तरह मोटे इनाम की रकम जीत सके। लोग पहले से ज्यादा टोकन खरीद रहे थे। गेम हॉल के मालिक की ट्रिक काम कर चुकी थी क्योंकि धनुष एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था और बहुत से लोग उसे देखकर ये भी सोच रहे थे कि वो एक बच्चे से कैसे हार सकते हैं, इसलिए भी टोकन खरीदने की लाइन पहले से भी ज्यादा लंबी होती जा रही थी। गेम हॉल का मालिक धनुष की ओर देखकर उसके कंधे पर हाथ मारकर शाबाशी देता है और उसे आंख मारकर मुस्कुराता है जैसे वो हारकर भी बहुत बड़ी रकम जीत गया हो। और फिर वो वहां से वापस जाकर अपने केबिन में बैठ गया। धनुष ने जब वो सभी टोकन गिने तो वो सिर्फ 13,000 रुपयों के ही टोकन थे, जिन्हें देखकर धनुष थोड़ा निराश हुआ क्योंकि उसकी उम्मीदों से वो बहुत कम थे। और उस गेम हॉल के मोटे मालिक को कोसता हुआ धनुष ने सभी टोकन कैश करने की बजाय उसमें से 100 टोकन अपने पास रख लिए और फिर से मशीन के पास आ पहुंचा। मशीन की ओर आते हुए धनु शको वो ही आदमी फिर से एक कोने में मशीन की ओर देखता हुआ दिखाई दिया जिसने उसे जोर से चिल्लाकर सलाह दी थी कि वो मशीन खराब है और धनुष को उस मशीन में अपना पैसा और वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए, लेकिन धनुष ने अपनी समझबूझ से उसी मशीन से इनाम जीत लिया था। धनुष उस आदमी के पास जाता है और कहता है, हे बड़ी, तुम्हारे पास टोकन नहीं है, शायद मैं तुम्हें अपने कुछ टोकन देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोगों में से सिर्फ तुम ही ने मुझे पैसा गंवाते देखकर सही सलाह देने की कोशिश की थी। और ये कहकर धनुष अपने टोकन में से 20 टोकन उस आदमी को दे देता है। वो गंजा आदमी भी धनुष के इस अच्छे बर्ताव को देखकर खुश हो जाता है और उससे टोकन लेकर कहता है, ओ रियली थैंक्स बडी, पर मैं अगर इन टोकन से इनाम जीत पाया तो उसमें से आधे पैसे मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा। और फिर वो गंजा आदमी पूरे जोश से खेलने में लग जाता है। वास्तव में ये गंजा आदमी उस खेल का आदी हो चुका था क्योंकि वो हर बार बहुत सारे पैसे जीतने के लिए एक ही बार में कई सारे टोकन मशीन के अंदर डाल देता था। इसलिए इस बार भी उसने धनुष के दिए हुए 20 टोकन में से सिर्फ 6 टोकन ही अपनी अगली बाजी के लिए बचाए और बाकी सभी एक ही बार में मशीन में डाल दिए। टोकन डालते ही वो गंजा आदमी टेंशन में आ चुका था। वो परेशान था क्योंकि खेलते खेलते वो अपने बहुत सारे पैसे पहले ही गंवा चुका था और इस बार तो वो किसी और से पैसे लेकर खेल रहा था। इसलिए वो उस घूमते हुए इमेजेस के पैटर्न को देखकर बार बार भगवान का नाम लेते हुए मशीन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। और फिर जैसे भगवान ने उसकी सुन ली, मशीन का चक्र रुका और टोकन की खनखनाहट, मशीन की विनिंग धुन से एक बार फिर पूरा गेम हॉल गूंज उठा था। ये देखकर वो गंजा आदमी खुशी के मारे जोर जोर से पूरे हॉल में चिल्लाने लगा। हालांकि उस गंजे आदमी ने जितने टोकन जीते थे वो धनुष से बहुत कम थे, पर वो फिर भी बहुत खुश था क्योंकि सुबह से जितने पैसे वो गेम हॉल में हार चुका था वो सारे पैसे उसके पास वापस आ चुके थे और कुछ पैसे वो एक्स्ट्रा भी जीत चुका था। इसीलिए वो खुशी में नाचने लगा था।
वो नाच नाच कर अपनी सभी लोगों को इसलिए भी दिखाना चाहता था क्योंकि फाइनली वो भी गेम हॉल में इतनी बार हारने के बाद जीत गया था, जिससे उसके अंदर लगातार पैसे हारने की जो टीस थी वो आखिर खत्म हो गई थी। उस गंजे आदमी ने नाचते नाचते उन टोकन में से आधे टोकन गिनकर उठा लिए और बाकी के आधे टोकन को मशीन की ट्रे में ही छोड़कर धनुष से कहा, बडी, ये बाकी के टोकन तुम्हारे लिए हैं, जैसा मैंने तुमसे वायदा किया था। तुम सचमुच मेरे लिए बहुत लकी हो। और ये कहकर वो नाचते कूदते हुए टोकन काउंटर पर अपने टोकन का कैश करवाने चला गया। धनुष उस आदमी से वो टोकन लेने से मना करना चाहता था, लेकिन वो खुशी में इतना जल्दबाजी में था कि धनुष के रोकने से पहले ही वहां से चला गया और फिर धनुष ने काउंटर पर जाकर उन सभी टोकन को कैश करवा लिया। इस तरह धनुष एक ही दिन में या फिर अपने पहले ही दिन गेम हॉल से काफी अच्छी खासी रकम जीत चुका था। ये सब कुछ उसका कजन ब्रदर अन्नू एक गेम मशीन के सामने बैठा हुआ देखकर जल रहा था। अधिकतर अन्नू उस क्लब में बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठा करता था, लेकिन वो आज पहले ही अपनी सारी पॉकेट मनी गेम हॉल में हार जाने के बाद काफी परेशान था और उससे भी ज्यादा दुखी वो धनुष की जीत को देखकर हो रहा था। धनुष ने लगभग 20,000 रुपए उस गेम हॉल के गेम से एक ही दिन में जीत लिए थे, जबकि अन्नू अगर थोड़े बहुत पैसे कभी कभी जीत भी लेता था तो भी वो ज्यादा पैसे के चक्कर में उन्हें वहीं हार कर रह जाता था। इसी वजह से धनुष से उसे काफी जलन हो रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले जिसे वो पागल बेवकूफ कह रहा था वो आज गेम हॉल का हीरो था। और ये हाल अकेले अन्नू का ही नहीं बल्कि उसके साथ आए उसके दोनों दोस्तों का भी था। अन्नू के साथ आए दोनों दोस्तों में से एक, पवन, धनुष को वनहा से इतने पैसे जीत कर जाते हुए देखकर कहता है, धनुष ने तो सचमुच कमाल ही कर दिया यार, पहले ही दिन उसने जितने पैसे यनहा से जीते हैं उससे कहीं ज्यादा तो अब तक हम लोग यनहा हार चुके हैं। मैंने जब से गेम हॉल में आना शुरू किया है तब से लेकर आज तक मैंने पहली बार किसी को यनहा से इतने सारे पैसे लेकर जाते देखा है। उसकी बात सुनकर अन्नू का दूसरा दोस्त अजय कहता है, इसे कहते हैं ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, अगर उसका दिमाग हमारे जितना शार्प होता तो वो कभी पैसे नहीं जीत पाता। मुझे लगता है आज उसके जैसे पागल लोगों का ही दिन है। वो दोनों धनुष को जाते हुए देखकर यही सोच रहे थे कि काश धनुष की जगह अगर वो ये सारे ऐसे जीत जाते तो उनके कितने मजे हो सकते थे। फिर अन्नू उन दोनों और खुद को तसल्ली देते हुए और धनुष से जलता हुआ कहता है, इस पागल से इतना ज्यादा जलने से क्या फायदा, पूरे साल इसके ग्रेड्स इतना नीचे रहे हैं और जो बीमारी इसके दिमाग में है उस वजह से इसे पक्का फेल ही होना है। अगर ये गलती से पास भी हो गया तब भी इसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तुम लोगों को क्या लगता है ये आज जीते हुए 20,000 रुपए से अपनी सारी जिंदगी जी सकता है? धनुष अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स से अन्नू और उसके दोनों दोस्तों की बातें अच्छे से सुन रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहता था। इसलिए इग्नोर करता हुआ वो गेम हॉल से बाहर जा रहा था, लेकिन तभी धनुष की नजर एक और मशीन पर पड़ गई जो बाकी मशीनों से अलग एक और कोने में रखी हुई थी। वो मशीन आकर और रंग दोनों में ही बाकी मशीनों से अलग थी और उस मशीन के सामने लोग भी पहले से ज्यादा टोकन लिए हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जब धनुष ने उस मशीन के इनामी रकम के रूल्स पढ़े तो वो शॉक हो गया था और फिर धनुष ने अपनी कैलकुलेशन की तो उसे समझ आ गया कि अगर वो 100 टोकन उस मशीन में डालेगा तो उसे पहले से भी बहुत ज्यादा इनाम की रकम मिल सकती है। धनुष उस मशीन के सामने खड़ा हुआ सोच रहा है, 100 टोकन के बदले में 8,000 टोकन, ये तो बहुत ही ज्यादा पैसे बन सकते हैं। धनुष ये बात सोचकर जल्दी ही उस मशीन पर खेलने वाले लोगों की लंबी लाइन में खड़ा हो चुका था। जब धनुष ने गेम हॉल में एंट्री की थी तो उसके पास बहुत ही कम पैसे थे, लेकिन अब वो एक काफी अच्छी खासी रकम जीत चुका था, इसलिए उसे 100 टोकन भी काफी कम लग रहे थे उस मशीन में फिर से खेलने के लिए। जब धनुष उस मशीन पर खेलने वाले लोगों की लाइन में खड़ा हुआ तो उसे देखकर कई लोग उसके आसपास आकर खड़े हो गए। वो लोग यही देखना चाहते थे कि इस बार धनुष जीतेगा या नहीं। और अन्नू और उसके बाकी दोनों दोस्त भी धनुष को उस मशीन पर खेलता देख खुद को रोक नहीं पाए और धनुष के पास आ गए। उन सभी लोग जो कि धनुष को उस मशीन पर खेलता हुआ देखकर वहां आ गए थे, धनुष उन पर ध्यान ना देते हुए चुपचाप मशीन में टोकन डालने में लगा हुआ था। धनुष अन्नू और उसके दोस्तों के वहां आने से भी अनजान था या फिर जानबूझकर उन तीनों को भी बाकी लोगों के साथ इग्नोर कर रहा था। उसने धीरे धीरे अपने टोकन उस मशीन में डाल दिए और उसके बाद मशीन घुमाने के लिए बटन दबा दिया। सभी के सभी लोग आंखें फाड़ फाड़ कर मशीन की ओर देख रहे थे। उनमें से कुछ लोग उम्मीद भी लगा रहे थे कि धनुष इस बार भी जीत जाएगा और कुछ उससे जल भी रहे थे कि धनुष कहीं लगातार तीसरी बार भी ना जीत जाए। अन्नू अपने दोस्तों के साथ खड़ा तो चुप ही था, पर मन ही मन वो इस बार उसके हारने का बेसब्री से इंतजार जरूर कर रहा था। लेकिन जब सबने देखा कि धनुष ने उस मशीन में बारी बारी से 20 बार टोकन डाल दिए हैं और अभी तक उस मशीन ने जीत की धुन नहीं दी है, तब वो धीरे धीरे पिछली 2 बार की जीत को धनुष का तुक्का मानते हुए इधर उधर अपने अपने गेम में बिजी हो गए। धनुष के कानों में वहां से जाते हुए लोगों के कमेंट्स सुनाई दे रहे थे। मुझे तो लगा था कि आज कोई जादूगर यहाँ खेलने आया है, लेकिन अब पता चला कि वो तो खुद ही अपनी किस्मत आजमा रहा है। दूसरा आदमी कहता है, अरे हम कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे थे इससे, इन मशीनों के ऊपर कोई ट्रिक काम नहीं करती, बस किस्मत होनी चाहिए। पिछले दोनों बार इसकी किस्मत अच्छी थी, अब की बार लुढ़क गई। सभी हंसते हैं, हा 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 हा। क्या धनुष तीसरी बार भी पैसे जीत जाएगा? क्या होगा धनुष की मां को जब पता चलेगा कि वो जुआ खेलने लगा है? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH34 विनर बहुत बड़ा जादूगर बन रहा था, मुझे तो लगा आज ये पूरा गेम हॉल ही खाली कर जाएगा। बेकार में इसके पीछे समय बर्बाद कर दिया। एक और आदमी धनुष को बार बार उस मशीन में हारता हुआ देखकर उसे ताने मारता हुआ चला जाता है। उन सभी लोगों के ताने सुनकर धनुष गेम हॉल की छत को देखता हुआ अफसोस जताता है, पर उस अफसोस के साथ साथ धनुष के चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कुराहट भी थी, क्योंकि धनुष यही तो चाहता था कि कोई भी गेम हॉल में उसे जादूगर ना समझे।
धनुष ये जानता था कि उसकी ओर देखने वाले लोगों में गेम हॉल के कुछ एम्प्लॉय भी मिले हो सकते हैं, जो ये जानने की कोशिश में लगे होंगे कि धनुष जैकपॉट के लिए कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर धनुष को लगातार हारते देखकर उन सब ने भी यही सोचा कि पिछली 2 बार धनुष तुक्के से जीत गया था। लेकिन उस गेम हॉल के बारे में धनुष अब तक ये जरूर समझ गया था कि जैसा इस गेम हॉल का मालिक लोगों को लाखों रुपया जीतने का लालच दिखाता है, ये जगह उस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। उसके उल्टा यहाँ के लोग किसी को भी पैसा जीतते देखकर उस पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। उस गेम हॉल में कुछ और ही खेल चल रहा था। धनुष अब तक उस मशीन में 113 टोकन डाल चुका था और फिर तभी उसे वो विनिंग धुन सुनाई देने लगी। एक बार फिर से गेम हॉल में मौजूद लोगों की निगाहें अपनी मशीनों से हटकर धनुष के ऊपर जाकर रुक गई थी। लेकिन इस बार वहां खेल रहे लोग विनिंग धुन को सुनते ही मशीन की ओर नहीं भागे, बल्कि बुत बने हुए बस धनुष को देखे जा रहे थे। जो विनिंग धुन मुश्किल से महीने में एक आधी बार गेम हॉल में सुनाई देती थी, वो धुन आज एक ही दिन में तीसरी बार वहां गूंज रही थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है, ये लड़का आज फिर से जीत गया। फिर दूसरा आदमी कहता है, ये इतना अच्छा कैसे खेल सकता है, आज एक ही दिन में इसने तीसरी बार जैकपॉट जीत लिया है। लोग एक दूसरे से बातें करते हुए धनुष को चारों ओर से घेर कर खड़े होने लगे थे। उन सभी की आंखों से उनके मन की जलन साफ पता लग रही थी। धनुष के पहले जैकपॉट को देखकर सब ने सोचा था कि उसका तुक्का लग गया है। दूसरी बार जब धनुष के दिए हुए टोकन से वो गंजा आदमी जीता तो सबने सोचा कि उस गंजे आदमी की भी किस्मत तेज होगी। लेकिन तीसरी बार फिर से जैकपॉट लगना कोई मामूली बात नहीं थी। 3 बार किसी की किस्मत या इत्तेफाक काम नहीं कर सकते, इसलिए लोग उसे धनुष की ओर शक की नजरों से देख रहे थे। धनुष उन सब की नजरों की परवाह न करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे जीते हुए टोकन मशीन में से निकाल रहा था कि तभी वो ही गंजा आदमी जिसको धनुष ने अपने जीते हुए टोकन में से 20 टोकन खेलने के लिए दिए थे और जीतने के बाद वो इनाम की आधी राशि धनुष को ही देकर चला गया था, वो उस भीड़ में से निकलता है और धनुष के पास आकर हाथ जोड़ते हुए धनुष से कहता है, भाई तुम मेरे बड़े भाई हो और मुझे पता है कि जिस ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम ये पैसा जीत रहे हो, मुझे भी उसी ट्रिक को सीखने में मेरी मदद जरूर करोगे। वो गंजा आदमी धनुष के सामने ऐसे बैठा हुआ था जैसे कोई साधु महात्मा के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाता है। और धनुष उसे देखकर यही सोच रहा था कि उससे उम्र में तकरीबन 15 साल बड़ा आदमी उसे बड़ा भाई कैसे कह सकता है। इससे पहले वही गंजा आदमी धनुष के दिए हुए टोकन से जीतकर गेम हॉल से बाहर जा चुका था, लेकिन जुए की आदत किसी भी आदमी को बहुत ज्यादा दूर तक कहां जाने देती है, इसलिए वो भी वापस गेम हॉल में अपने बाकी बचे हुए पैसे लुटाने आ चुका था। धनुष जब नई मशीन में बार बार टोकन डालकर हार रहा था, तब उस गंजे आदमी ने भी यही सोचा था कि इस बार धनुष की किस्मत काम नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि धनुष तीसरी बार फिर से जैकपॉट जीत गया है, वो दौड़ता हुआ धनुष के पास आकर उसकी ट्रिक सीखने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। धनुष ने उसे इस तरह रिक्वेस्ट करते देखकर बहुत अजीब लगा और उसने सोचा कि उसे पहले भी ऐसे आदमी की मदद नहीं करनी चाहिए थी जिसे जुए की इतनी गंदी आदत लग चुकी हो। लेकिन धनुष को अच्छी तरह से यह भी याद था कि आदमी ने धनुष को पहली मशीन पर बार बार हारते हुए देखकर सही सलाह देकर रोकने की कोशिश की थी, इसलिए धनुष ने उससे अपना गुस्सा छुपाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, तुम्हारे इस चिकने सर को देखकर गेम हॉल की रोशनी फीकी पड़ रही है, इसलिए अगर तुम भी अपने सर पर बालूगा लोगे तो तुम्हारे भी जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फिर मुस्कुराते हुए धनुष अपने टोकन उठाकर वहां से चल पड़ा। उस गंजे आदमी को लगा कि धनुष कोई जादू की ट्रिक उसे बताकर गया है, इसलिए वो अपने सर पर हाथ फिरा कर देखने लगा। फिर जैसे ही उसने मुड़ कर देखा तो धनुष वहां से जा चुका था। तब उसे समझ आया कि वो तो धनुष का सिर्फ एक मजाक था। उसके बाद तो उसने अपने दोनों हाथों से अपने गंजे सर को खींचता हुआ कई और बार रगा। धनुष गेम हॉल के बॉस के कैबिन में टोकन को पैसों में बदलवाने आ चुका था। वो सोच रहा था कि मैं यहाँ से लगभग 30,000 रुपए के टोकन जीत चुका हूँ, क्या मुझे आगे खेलना चाहिए या नहीं। धनुष के दिमाग में ये विचार चल ही रहा था कि तभी उसकी निगाहें अपने सामने बैठे गेम हॉल के बॉस पर गई। जो पैसे गिनते हुए ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी ने ऊंची पहाड़ी से नीचे खाई में धक्का दे दिया हो। धनुष धाकड़ आगे खेलने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी गेम हॉल के बॉस ने पैसों का लिफाफा धनुष की ओर बढ़ाते हुए कहा, लिटिल चैंप, ये रहा तुम्हारा इनाम, मेरी शुभकामनाओं के साथ। धनुष उस लिफाफे को देखते ही चौंक गया था कि उस लिफाफे को देखकर ही लग रहा था कि उसमें मुश्किल से 2,000 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं होंगे। धनुष को बॉस की स्माइल देखकर पूरे मामले को समझते हुए देर नहीं लगी। धनुष ने बड़े प्यार से गेम हॉल के बॉस से पूछा, सर, ये आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं या अपनी, या फिर शायद आपने ध्यान से मेरे टोकन गिने ही नहीं है। ये कहकर धनुष धाकड़ ने वो पैसों का लिफाफा वापस बॉस की टेबल पर रख दिया। धनुष जानता था कि अगर वो खेलता रहे तो पूरे गेम हॉल के टोकन जीत सकता है, जो आराम 10-15 लाख रुपए के तो होंगे ही। लेकिन यहाँ गेम हॉल का बॉस उससे 30,000 के टोकन के बदले में सिर्फ 2-2.5 रुपए देकर चलता करना चाहता था, जिसे देखकर ही धनुष धाकड़ का खून उबल रहा था। जहाँ धनुष को उस बॉस की हरकत पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, वहीं वो उसके सामने बैठा हुआ ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे सन 70 की फिल्मों के विलन हीरो को चारों ओर से घेर कर मुस्कुराते थे, और स्थिति यहाँ भी कुछ वैसी ही थी। धनुष गेम हॉल के बॉस को कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे अपनी बाईं तरह से एक धीमी सी आवाज आई, सुन बई हीरो, जितने तुझे मिल रहे हैं उतने ही लेकर यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना पैसे तो छोड़, तू खुद भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। धनुष उस आवाज की दिशा में घूम कर देखता है कि उस कैबिन के कोने में एक आदमी बैठा हुआ सिगरेट के धुएं के साथ उसी की ओर देख रहा है जैसे सुबह से भूखा शेर अपने शिकार की ओर देखता है। उसके बॉडी पर कई जगह डरावने से टैटू बने हुए थे। उसी आदमी के आसपास कुछ और जवान लड़के भी बैठे हुए थे जिनके बाल अलग अलग रंग से रंगे थे। वो सभी धनुष की ओर ही एक बड़े विलेन के छोटे छोटे गुंडों की तरह देख रहे थे।
धनुष उन गुंडों की मंशा अच्छी तरह समझ चुका था। वो फिर से गेम हॉल, जिसका नाम खजान सिंह है, उसकी ओर मुड़कर बोला, सर, क्या आप अपने यहाँ आए हुए ग्राहकों के साथ जीतने के बाद ऐसा ही व्यवहार करते हैं? धनुष धाकड़ बड़ी ही शालीनता के साथ खजान सिंह से बात कर रहा था। लेकिन धनुष की बात का जवाब खजान सिंह ने ऐसे दिया जैसे उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। क्या हुआ चैंपियन, कोई दिक्कत है क्या? कोई गलती हो गई है मुझसे पैसे गिनने में? धनुष ने जब ये देखा कि ये गेम हॉल का बॉस कितना घटिया आदमी है, तो वो उसकी ओर थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल मैं तो गेम छोड़कर अब जाने वाला था। लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझे और खेलता हुआ देखना चाहते हैं। और ये कहकर धनुष धाकड़ वापस गेम हॉल में मशीनों की ओर चल पड़ा। धनुष को ऐसे जाते हुए देखकर खजान सिंह के सारे गुंडे भी हैरान थे। उन्होंने धनुष से ये अपेक्षा नहीं थी कि ऐसी स्थिति में भी वो फिर से मशीनों के पास जाकर खेलना शुरू कर देगा। खजान सिंह अपनी जगह पर खड़ा हो चुका था और धनुष को तब तक देखता रहा जब तक कि वो हॉल में लोगों की भीड़ में दिखाई देना बंद नहीं हो गया। वो बड़बड़ाते हुए बहुत ही धीरे से बोला कि ये कैसा लड़का है जिसके अंदर इतनी हिम्मत है, और कन्हा से आया है। मुझे कभी कैसे नहीं पता चला कि ऐसा भी कोई मेरे आसपास रहता है। खजान सिंह की बात सुनकर उसके साथ खड़ा हुआ उसका वो ही टैटू वाला आदमी कहता है, बॉस, यन्हा के राजा हम हैं और आपके साथ तो आपके भाई इस जिले के मेयर साहब कुलजीत सिंह जी भी हैं। फिर भी आप इस स्कूल के लोंडे के बारे में सोच रहे हैं। इसके तो अभी दूध के दांत भी पूरे नहीं टूटे होंगे। जिसे अंजाम का पता ही ना हो कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है, वो कई बार अनजाने में ऐसी छोटी मोटी हरकतें कर बैठता है। खजान सिंह उस टैटू वाले गुंडे की बात सुनकर गुस्से में उसकी ओर देखकर कहता है, तुझे क्या लगा बे, मैं इससे डरकर इसके बारे में सोच रहा हूँ? मैं बस ये सोच रहा था कि ये लड़का है कौन जिसे आज से पहले मैंने इस इलाके में नहीं देखा। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, वो हम सब लोगों को यन्हा देखकर भी डरा नहीं और हंसते हुए अपनी बात कह गया। या तो ये बहुत ही हिम्मत वाला है या पागल है, पर मैंने इसके बारे में आज तक अपने इलाके में नहीं सुना, इसलिए मुझे इतना अचंभा हुआ। और तुम सब लोग क्या मेरी तरफ ऐसे घूर रहे हो? अगर तुम लोगों की वजह से वो यन्हा से बाहर निकल गया तो उसके बाद मैं खुद तुम लोगों को यन्हा से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। और फिर मुझे अपने सड़ी हुई शक्ल दिखाने यन्हा दोबारा मत आना। खजान सिंह बात करते करते अचानक ही गुस्से में अपने आदमियों से चिल्लाकर कहता है। दूसरी ओर धनुष की मजाक को बहुत देर से समझ आने के बाद वो गंजा आदमी धनुष के पीछे पीछे खजान सिंह के केबिन तक आया था, और केबिन के अंदर क्या हुआ था वो ये जान चुका था। और जब वो ये समझ गया कि धनुष और गेम हॉल के बॉस यानी खजान सिंह के बीच पैसों को लेकर बहस होने के बाद गुस्से में धनुष वापस से गेम हॉल में पैसे लगाने आया है, तो वो बहुत खुश हुआ। फिर वो गंजा आदमी खजान सिंह के केबिन में घुस गया, जबकि अभी तक खजान सिंह के आदमी उसे घेर कर खड़े हुए थे, पर वो बिना डरे एक ढीठ बच्चे की तरह अंदर आकर खड़ा हो गया और फिर तेज आवाज में चिल्लाकर खजान सिंह से बोला, खजान, मैंने सुना है कि तू मेरे बड़े भाई को धमकी दी है। उसकी आवाज इतनी तेज और ऐसी धमकी भरे अंदाज में थी कि खजान सिंह के आदमियों ने अपनी जेब में रखे चाकू और बाकी हथियारों को बाहर निकालने के लिए पोजीशन ले चुके थे। खजान सिंह भी अपना नाम ऐसे धमकी भरे अंदाज में सुनकर गुस्से में एकदम से आवाज की दिशा में मुड़ा, पर वो उस गंजे आदमी को देखकर जन्हा था वन्हा का वहीं रुक गया और अपनी आंखों को फैलाते हुए उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। और जैसे ही खजान सिंह को उस गंजे आदमी की शक्ल याद आई हो, उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल ही बदल गए। इससे पहले जितनी अकड़ और सीना चौड़ा करके खजान सिंह खड़ा था, वो जैसे गुब्बारे से निकली हवा की तरह झुक गया और उस गंजे आदमी से डरते हुए हकलाकर कहने लगा, तुम शिटू भैया, आप यहाँ कैसे? आप एक बार कहते तो सही, मैं खुद हाजिरी लगाने आ जाता। खजान सिंह जानता था कि वो गंजा सा सीधा साधा दिखने वाला आदमी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, बल्कि उसके एक फोन से ही खजान सिंह का सारा धंधा एक झटके में बंद हो सकता था। इसलिए उसे अपने केबिन में देखकर खजान सिंह के मुंह से पूरी तरह आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। हालांकि वो गंजा आदमी जिसका नाम शिटू था, वो कोई ज्यादा मशहूर नहीं था, इसलिए गेम हॉल में उसे बहुत से लोग नहीं पहचान सकते थे, लेकिन खजान सिंह उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता था। और फिर वो खुद खजान सिंह के यहाँ आकर उसके केबिन में खड़ा था, इसलिए भी खजान सिंह उससे डरा हुआ था। खजान सिंह के साथ खड़े उसके गुंडे, जिन्हें कुछ देर पहले खजान सिंह उठाकर बाहर फेंकने की बात कर रहा था, वो सब उसकी ये हालत देखकर शिटू के सामने हाथ जोड़कर तो जरूर खड़े थे, पर उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे और पहचानने की कोशिश में लगे थे कि ऐसा कौन है जिसके सामने खजान सिंह जैसा दबंग आदमी भी भीगी बिल्ली की तरह हाथ जोड़े खड़ा है। खजान सिंह शिटू से आगे कहता है, आप कैसी बात कर रहे हैं शिटू भाई? अगर मुझे कोई 1000 करोड़ भी दे तो भी मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके बड़े भाई की और उंगली भी उठा सकूं। आपको जरूर ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। खजान सिंह डरते डरते शिटू से बात कर रहा था। वो किसी भी सूरत में उसे नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन इस बार खजान सिंह शायद अपनी बात कहने में थोड़ा सा देरी कर गया और उसकी बात खत्म होने से पहले ही शिटू उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ चुका था। आखिर कौन था शिटू और वो क्यों धनुष के लिए खजान सिंह से लड़ाई कर रहा था? क्या धनुष इस बार अपनी जीती हुई रकम खजान सिंह से ले पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH35 चेतावनी। खजान सिंह के गाल पर पड़ा थप्पड़ उसके पीछे खड़े साथियों के चेहरों पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक ही पल में उन सबके चेहरों का रंग बदल चुका था। सबके सब चुपचाप खजान सिंह के चेहरे को ऐसे देख रहे थे जैसे स्कूल के बच्चे अपनी क्लास के सबसे दबंग बच्चे को स्कूल टीचर से पिटाई खाते देख अपनी बारी का इंतजार करते हुए डर रहे होते हैं। उस केबिन में चारों ओर थप्पड़ के बाद शांति फैल गई थी। तभी गुस्से में खड़े शिटू ने खजान सिंह से कहा, पता है तुझे ये थप्पड़ क्यों लगा? क्योंकि मुझे तेरे जैसे लालची और घटिया लोगों से सख्त नफरत है, जो जीतना तो जानते हैं लेकिन हारते ही बेईमानी पर उतर जाते हैं।
अगर इस शहर में एक और ऐसा ही गेम हॉल बन गया ना, तो ये सारे बाहर खड़े लोग उस दिन से तेरे यहाँ झांकेंगे भी नहीं। तुझे क्या लगता है बे, हम सब के सब बेवकूफ हैं। शिटू का थप्पड़ लगने के बाद खजान सिंह एक मंदबुद्धि बच्चे की तरह गाल पर हाथ रखकर खड़ा था, क्योंकि उसने ये कभी सोचा भी नहीं था कि हर समय हंसने मुस्कुराने वाला शिटू अचानक से इतने गुस्से में भी आ सकता है। खजान सिंह थप्पड़ खाकर भी अभी तक यही सोचकर परेशान था कि उसे ये थप्पड़ पड़ा किस लिए है, क्योंकि उसे ये बात तो बहुत अच्छे से पता थी कि उसने या उसके किसी भी आदमी ने शिटू के बड़े भाई को कोई धमकी नहीं दी थी। पर खजान सिंह शिटू से कुछ भी पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि कहीं वो दोबारा मुंह खोले और शिटू फिर से एक और थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दे। खजान सिंह चुप खड़ा हुआ अपने ही मन में थप्पड़ के कारण ढूंढ रहा था। फिर शिटू उससे आगे कहता है, खजान सिंह मेरी बात कान खोल कर सुन ले, जो लड़का तेरे पास अभी टोकन लेकर अपने पैसे लेने आया था, वो मेरा बड़ा भाई है। और वो जैसे चाहे जितना चाहे यहाँ खेल सकता है और पैसे जीत सकता है, पर अगर तूने उसके साथ कोई भी खेल खेलने की कोशिश की तो तेरे लिए मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। शिटू की बात सुनकर खजान सिंह के सर के ऊपर जैसे बिजली गिर गई हो। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि शिटू और धनुष का क्या रिश्ता हो सकता है। और वो ही नहीं, पीछे खड़े उसके आदमी भी शिटू की ओर देखते रह गए। ये कहकर शिटू खजान सिंह के केबिन से बाहर निकल गया। खजान सिंह और उसके आदमी शिटू के बाहर निकलने तक सर नीचे झुकाकर गर्दन हिलाते हुए उसकी बात मानने की हामी भरते रहे। जैसे ही शिटू केबिन से बाहर निकला, खजान सिंह के खास आदमी ने खजान सिंह से कहा, बॉस अब हमें क्या करना चाहिए। खजान सिंह उससे कहता है, मैं क्या कह सकता हूँ बे, मुझे तो बस आज का अपना नुकसान दिखाई दे रहा है। वो स्कूल का लौंडा बहुत अच्छा खेल कर गया और आगे भी जैसा चाहेगा वैसा ही खेल करेगा, क्योंकि जब तक वो खुश है शिटू भाई भी खुश रहेंगे, और अगर वो खुश रहेंगे तो हमारी दुकान चलती रहेगी। खजान सिंह शिटू और धनुष से चिढ़ते हुए कह रहा था, क्योंकि उसे शिटू के फादर की उस एरिया में पहुंचकर बहुत अच्छी तरह से अंदाजा था। खजान सिंह गुस्से में अपने ही गाल पर 2-3 चाइटे और मार लेता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, उस लौंडे को थोड़े बहुत पैसे और दे देता तो यूं अपने ही चमचों के सामने बेइज्जत होने से बच जाता, क्योंकि अब अगर खजान सिंह धनुष के साथ कोई भी गलत हरकत करता है तो उसे बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। खजान सिंह अभी चुपचाप खड़ा खुद को कोस ही रहा था कि तभी उसका वो खास आदमी जिसने अपनी बॉडी पर बहुत से टैटू बनवाए हुए हैं, वो फिर से खजान सिंह के लगभग कान में घुसकर खुसफुसाता है, पर बॉस अगर वो स्कूल का लौंडा हमारी मशीन के रेगुलर पैटर्न को पहचान गया तो फिर तो हम पक्का बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो मशीन से पिछले कई दिनों के टोकन बाहर निकालने हैं और वो तो आज खेलते खेलते ही सारे टोकन जीत जाएगा। खजान सिंह उस टैटू वाले अपने खास आदमी की बात सुनकर इरिटेट हो जाता है और अपनी गर्दन को हवा में लेफ्ट राइट 2-3 बार झटकते हुए उसके गाल पर हाथ रखता हुआ उसे अपने से दूर करते हुए कहता है, अबे घोचू, अगर हमारी मशीन का रेगुलर पैटर्न समझना इतना ही आसान होता तो वो स्कूल का लौंडा यहाँ मेरी छोटी सी दुकान में खेलने क्यों आएगा? गोवा जाकर बड़े बड़े कसिनो में ना खेलगा। खजान सिंह उससे तो ये बात बड़ी आसानी से बोल गया था, लेकिन ऐसा कहते ही उसके खुद के दिल में भी ये डर था कि अगर धनुष उसके इनाम की रकम जीतने वाले उस रेगुलर फिक्स पैटर्न को समझ गया होगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। खजान सिंह का खजाना आज ही खत्म हो जाएगा। अगर शिटू का हाथ धनुष के पीछे ना होता तो निश्चित ही खजान सिंह अब तक धनुष को अपने गेम हॉल से बाहर निकाल चुका होता और उसके अब तक के जीते हुए पैसे भी वो उसे नहीं देता। इधर खजान सिंह और उसके आदमी केबिन के अंदर खड़े हुए अपने ही डिस्कशन में बिजी थे और बाहर धनुष मशीनों में अपने टोकन के बाद टोकन डालता ही जा रहा था। धनुष उस गेम हॉल में आज पहले ही 3 जैकपॉट जीत चुका था, इसलिए पूरे हॉल में बाकी खेल रहे लोग उसे अलग ही नजर से देख रहे थे। धनुष जिस भी मशीन पर खड़ा हो जाता, वहां लाइन में लगे लोग अपना नंबर छोड़कर धनुष को आगे कर देते थे, ताकि वो उसे खेलता हुआ देखकर ये सीख सके कि वो कैसे खेल रहा है और कैसे बार बार इनाम की रकम जीत रहा है। जबकि उन लोगों में से कुछ ऐसे भी थे जो धनुष को अपने पीछे लाइन में खड़ा देखकर अपनी जगह से नहीं हिल रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उनके पीछे धनुष भी उसी मशीन की लाइन में लगा हुआ है, इसका मतलब उस मशीन में पक्का वो भी इनाम की रकम जीत लेंगे। पर धनुष को उनमें से किसी की भी ऐसी हरकत का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो लोगों की ऐसी हरकतों पर अंदर ही अंदर हंस रहा था, क्योंकि मशीन में इनामी रकम जीतने की कला कुछ और थी। धनुष खजान सिंह के बर्ताव और गेम हॉल के वातावरण से इतना गुस्से में था कि वो अब सभी मशीनों से इनाम जीतने में लगा हुआ था और हर एक मशीन में जा जाकर अपने टोकन डाल रहा था। कुछ ही देर बाद गेम हॉल में मौजूद लोगों ने धनुष का करिश्मा देखा। धनुष ने पहली 3 मशीनों में से एक में 3 टोकन डाले और 12,000 टोकन जीते। उससे दूसरी मशीन में धनुष ने 17 टोकन डाले और 6,000 टोकन जीत लिए, और फिर तीसरी मशीन में धनुष ने 99 टोकन डाले, जिसमें उसे 22,000 टोकन मिले। सिर्फ आधे घंटे के उस खेल में ही धनुष गेम हॉल में मौजूद तकरीबन आधे से ज्यादा मशीनों में टोकन डाल चुका था और उनमें से ज्यादातर मशीनों में इनामी रकम जीत चुका था, और एक मशीन में तो उसने 20,000 टोकन जीत लिए। जो लोग धनुष के आगे खड़े हो जाते थे और धनुष को ध्यान से देखते रहते थे, वो भी उसकी गेम की ट्रिक को समझ नहीं पा रहे थे। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो धनुष को लगातार हर बार गेम खेलते हुए देख रहे थे, लेकिन फिर भी जब वो उसी मशीन में अपने टोकन यूज करते तो हार जाते थे। और कुछ लोग जो तुक्के से जीत भी गए तो उन्होंने सोचा कि वो धनुष की ट्रिक सीख गए हैं, और इसीलिए फिर से उन लोगों ने ज्यादा जीतने के चक्कर में वो टोकन भी गंवा दिए। फिर जब उन लोगों को ये समझ आ गया कि वो धनुष के आगे मशीन घेर कर खड़े होने से भी नहीं जीत पा रहे हैं, तो उन्होंने उसे जलन के कारण कभी जादूगर तो कभी उसकी किस्मत को बहुत ही अच्छा बताकर अपना उल्लू सीधा कर लिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो धनुष को गेम के बाद गेम जीता हुआ देखकर उसकी खुशी में ही खुश हो रहे थे, और जब भी धनुष इनाम की रकम जीतता तो खुशी में तालियां बजा रहे थे।
आखिर में धनुष ने सभी मशीनों पर जा जाकर वहां खेल रहे लोगों के दिमाग को हिला दिया था, इसलिए वो अपना गेम छोड़ छोड़कर अब सिर्फ धनुष के आगे पीछे ही घूम रहे थे। जब धनुष ने लगभग सभी मशीनों से एक अच्छी खासी रकम जीत ली तो खजान सिंह तो अपना सर पकड़कर बैठ गया। हालांकि अभी भी उसके पास हारे हुए लोगों के बहुत सारे पैसे थे, पर उन पैसों में वो अकेला हिस्सेदार नहीं था। वो लाख चाहकर भी धनुष को रोक नहीं सकता था। वास्तव में खजान सिंह उस गेम हॉल का अकेला बॉस नहीं था, वो तो बस उस गेम हॉल को चलाने के लिए एक चेहरा था। गेम हॉल की कमाई में कई और लोग भी थे जिनकी हिस्सेदारी खजान सिंह से ज्यादा थी। इसलिए अगर खजान सिंह बहुत ज्यादा पैसे हार गया तो उसे अपनी बॉस की गद्दी से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, बल्कि हारे हुए पैसे अपनी जेब से भरकर गेम हॉल के महीने की फिक्स कमाई को पूरा करना ही पड़ेगा। खजान सिंह के पास सर पर हाथ रखकर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो ऐसी स्थिति में फंस चुका था जहां आगे कुआं और पीछे खाई थी, क्योंकि हारे हुए पैसे अगर उसने नहीं दिए तो गेम हॉल के बाकी के मालिक उसे छोड़ेंगे नहीं, और अगर वो धनुष को उसके जीते हुए पैसे नहीं देगा तो शिटू उसे नहीं छोड़ेगा। खजान सिंह अपने मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि उसे गेम हॉल का हिसाब कैसे और कन्हा से पूरा करना है, क्योंकि धनुष को धोखा देकर शिटू से दुश्मनी लेने की तो उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। खजान सिंह बार बार खुद को उस पल के लिए कोस रहा था जब उसने धनुष को धमकी देकर वहां से जाने के लिए कहा था और उसके पैसे देने से भी मना कर दिया था। वो सोच रहा था कि अगर शिटू कुछ ना बोले तो वो जल्दी से जाकर धनुष के पैर पकड़ लेगा और उसे किसी भी तरह आगे खेलने से रोक लेगा, क्योंकि अब उसके पास यही एक तरीका बचा हुआ था खुद की बर्बादी रोकने का। लेकिन शिटू के सामने आने के ख्याल से ही खजान सिंह के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिटू के मुस्कुराते हुए चेहरे से भी खजान सिंह को डर लग रहा है, और उसको देखते हुए खजान सिंह की हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि वो धनुष से जाकर माफी मांग ले। गेम हॉल में ही मौजूद धनुष के कजिन भाई अनु और उसके दोस्त पवन और अजय धनुष को ऐसे लगातार जीतते हुए देख रहे हैं। जहां अनु धनुष की जीत को देखकर जल रहा है, वहीं पवन अजय से कहत है, यार नो डाउट धनुष बहुत टैलेंटेड है। ऐसे ही नहीं, धनुष हमेशा स्कूल टॉपर रहा है और उसके मार्क्स हमेशा से ही इतने अच्छे आए हैं। उसका दिमाग सचमुच ही बहुत तेज है, और उसने स्पोर्ट्स में भी कई मेडल इसीलिए जीते हैं क्योंकि वो हर खेल को बहुत जल्दी समझ लेता है। पवन की बात सुनकर अजय उससे बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, नहीं यार, अन्नू ने क्या बोला था भूल गया क्या? धनुष के दिमाग में तो चोट लगी हुई है, पर मुझे नहीं लगता कि जैसे वो यहाँ खेल रहा है और लगातार जीत रहा है ये केवल किस्मत के भरोसे तो नहीं हो सकता। धनुष ने जरूर ही खेल के पैटर्न को कैलकुलेट कर लिया है और वो ये समझ चुका है कि जीतने वाले पैटर्न मशीन में कब आते हैं। आपस में बात करने के साथ साथ पवन और अजय छुपी हुई नजर से बार बार अन्नू के चेहरे को भी देख रहे थे, जो धनुष को जीतता हुआ देखकर पीला पड़ता जा रहा था, जैसे धनुष खजान सिंह के नहीं उसके पैसे जीत गया हो। काफी देर तक धनुष की ओर एकटक देखने के बाद अन्नू उन दोनों से कहता है, तुम दोनों को सच में लगता है कि धनुष बहुत चालाक है और मैं उससे इसलिए नफरत कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सारे पैसे जीत गया है। फिर अन्नू अपने दोस्तों की ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे तो पक्का यकीन है कि इसके दिमाग में अभी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। अन्नू थोड़ी देर फिर धनुष को खेलते हुए देखता रहता है और फिर उन दोनों से कहता है, तुम अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचो, इतना बड़ा गेम हॉल इस शहर के बीचों बीच कोई भी ये बिजनेस कैसे चला सकता है? तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े गेम हॉल का बॉस कोई छोटा मोटा आदमी होगा? अगर धनुष ऐसे ही पैसे जीतता रहा तो इस गेम हॉल के मालिक को कितना नुकसान हो रहा होगा, तुम जरा ये सोच कर देखो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ का बॉस धनुष को ऐसे ही छोड़ देगा? धनुष पैसा नहीं जीत रहा है, वो अपने लिए बहुत सारी मुसीबतें पैदा कर रहा है। फिर अन्नू धनुष को पैसे जीतते देखकर दया भरी नजरों से उसकी ओर देखता हुआ एक पल के आंखें बंद कर लेता है। पवन और अजय अन्नू के मुंह से ऐसी बात सुनकर डर जाते हैं और फिर वो लोग भी धनुष को दया की नजरों से देखने लगते हैं। पवन और अजय भी ये अच्छी तरह से जानते थे कि दुनिया ऊपर से जितनी अच्छी नजर आती है उतनी असल में है नहीं, तो जितना ज्यादा पैसा धनुष जीत लेगा उसका गेम हॉल से निकलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर धनुष इस बात को समझ जाए तो वो सारे जीते हुए पैसे वहीं छोड़कर गेम हॉल से बाहर निकल जाएगा, पर अगर धनुष इस बात को जल्दी से जल्दी नहीं समझ पाया तो निश्चित ही वो अपनी जिंदगी को मुश्किलों में डाल लेगा। हालांकि अन्नू इस बात को लेकर इतना शो नहीं था कि आज धनुष उस गेम हॉल से इतने पैसे लेकर बाहर निकल पाएगा या नहीं, पर धनुष के बारे में एक बात तो वो बहुत अच्छे से जान चुका था कि धनुष का दिमाग फिर से नॉर्मल हो गया है। यही नहीं, वो कार एक्सीडेंट के पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो गया है। इसके अलावा अन्नू धनुष के चेहरे की खुशी और उसका जोश देखकर मन ही मन उसके खिलाफ गुस्से से भर चुका था। आधे घंटे से ज्यादा बीत चुका था और अब तक धनुष गेम हॉल की लगभग सभी मशीनों से इनाम की रकम जीत चुका था। उसकी जीत की रकम 4 लाख रुपए से भी ऊपर जा चुकी थी। धनुष ने सभी मशीनों पर खेल चुका था, ऐसा लग रहा था कि वो खेलने नहीं बल्कि सिर्फ जीतने ही आया था। क्या अन्नू का डर सही था? धनुष गेम हॉल से बाहर वो पैसे लेकर जा पाएगा? क्या खजान सिंह धनुष से माफी मांगेगा? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी दी इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट FM पर। CH36 ऑफर। धनुष करीब 4 लाख रुपए एक ही दिन में गेम हॉल से जीत चुका था, जैसे वो यहाँ गेम खेलने नहीं बल्कि सिर्फ जीतने ही आया हो। पर उन पैसों को जीतने के बाद भी उसके एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज में अभी भी कोई बदलाव नहीं था। बड़ी शालीनता से धनुष सारे जीते हुए टोकन मशीनों की ट्रे आहिस्ता आहिस्ता निकालकर एक ही बड़ी से ट्रे में डालकर इकट्ठा करने के बाद उसने गेम हॉल के किसी मैनेजर या स्टाफ का इंतजार किए बिना खुद ही वो टोकन से भरी हुई ट्रे उठाए और एक्सचेंज काउंटर की ओर चल पड़ा। उसे पता था कि गेम हॉल का कोई भी स्टाफ या वहां काम करने वाले लोग तो उसकी जीत से पहले ही बहुत परेशान होंगे, फिर वो टोकन इकट्ठा करने में उसकी मदद बिल्कुल क्यों करेंगे। धनुष एक्सचेंज काउंटर की ओर बढ़ता हुआ यही सोच रहा था कि अब उसे खजान सिंह और उसके गुंडों से अपने पैसे निकालने के लिए अपने हाथ पैरों को तकलीफ देनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनका बर्ताव वो पहले ही देख चुका था।
इसलिए वो छुपती हुई नजर से सारे स्टाफ और गेम हॉल में मौजूद लोगों की ओर देख रहा था, ताकि ये पता कर सके कि यहाँ कुल कितने लोग मौजूद हैं जिनसे उसे फाइट करनी है। और यही नहीं, धनुष ये भी जानने की कोशिश कर रहा था कि गेम हॉल के किस स्टाफ के पास कौन सा हथियार है। अपने चारों ओर खड़े लोगों की हरकतों को बड़ी बारीकी से गौर करता हुआ धनुष आखिरकार टोकन से भरी उस भारी भरकम ट्रे को लाकर एक्सचेंज काउंटर पर रख देता है। धनुष को एक्सचेंज काउंटर की ओर जाते हुए देखकर वहां मौजूद गेम हॉल का स्टाफ ही नहीं बल्कि जुआ खेलने आए खिलाड़ी भी अपनी मशीनों को छोड़ उसी की ओर देख रहे थे। उनमें से बहुत से धनुष को कुछ कहना भी चाहते थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी के डर के कारण उन लोगों के शब्द उनके गले में ही अटक गए हो और सब चुपचाप बस धनुष को जाते हुए देख रहे थे, क्योंकि वहां मौजूद लोग ये जानते थे कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। धनुष भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि जीते हुए टोकन अगर एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे तो उसका सारा दिन मशीनों के साथ बिताना सिर्फ और सिर्फ एक वक्त की बर्बादी था। बाकी लोग भी यही सोच रहे थे कि जितने टोकन धनुष जीत चुका है उतने टोकन को पैसों में एक्सचेंज करना गेम हॉल के मालिक खजान सिंह के लिए बहुत मुश्किल है। या तो वो धनुष को पैसे देगा नहीं, या फिर गेम हॉल का मालिक धनुष को सुरक्षित वहां से जाने ही नहीं देगा। लेकिन जब धनुष एक्सचेंज काउंटर पर पहुंचा तो हॉल के अंदर मौजूद जो लोग अभी तक किसी अनहोनी के होने का इंतजार कर रहे थे, उन सभी को ये देखकर शौक लग गया कि गेम हॉल का मालिक खजान सिंह खुद अपने केबिन से निकलकर धनुष को एक्सचेंज काउंटर से अपने बैकवॉट केबिन में लेकर ही नहीं गया, बल्कि धनुष को उसके जीते हुए सारे पैसे देकर गेम हॉल के गेट तक छोड़ने भी आया। गेम हॉल में मौजूद लोगों की सांसें ये सीन देखकर अटक गई थी कि कैसे खजान सिंह धनुष को कमर तक झुककर सलाम कर रहा है और उसे इतनी इज्जत दे रहा है। खजान सिंह के चेहरे से ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि वो 4 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसे धनुष के कारण हार चुका है। उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि खजान सिंह जैसा दबंग आदमी जो किसी से तमीज से बात तक नहीं करता था, वो एक स्कूल के लौंडे के सामने इतना कैसे झुक गया। उसका सारा स्टाफ सब के सब बुत बने धनुष और खजान सिंह को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। धनुष खुद भी खजान सिंह के ऐसे बर्ताव को देखकर सरप्राइज था, क्योंकि धनुष तो पहले ही मन उन लोगों से अपनी इनाम की रकम निकलवाने की योजना बना चुका था। धनुष के साथ पहली बार अपने केबिन में बुलाकर खजान सिंह ने अपने गुंडों से जब धनुष को जान से मारने का डर दिखाया था, तभी धनुष समझ चुका था कि बिना उन लोगों की पिटाई करे वो उनसे पैसे नहीं निकाल पाएगा। पर जिस प्रकार खजान सिंह ने धनुष को झुककर सलाम किया और उसको पैसे देकर गेम हॉल के दरवाजे तक खुद छोड़ने आया, उस पर तो धनुष खुद भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। अन्नू भी खजान सिंह की ये हरकत देखकर अपनी जगह से खड़े होकर अपनी आंखें रगड़ते हुए बतलाने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है कि गेम हॉल का बॉस खजान सिंह धनुष को खुद गेट तक छोड़ने जा रहा है। फिर वो कुछ सेकंड के लिए सोचते हुए अपने दोस्तों से बोला, मुझे लगता है कि खजान सिंह यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। उसने सोचा होगा कि अगर वो यहाँ धनुष को कुछ भी कहेगा तो पब्लिक उसके गेम हॉल में दोबारा नहीं आएगी, इसलिए वो शायद सही मौके की तलाश में रहेगा और फिर धनुष से अपने पैसों का हिसाब चुकता करेगा। हाँ जरूर, खजान सिंह ने ऐसा ही कुछ प्लान धनुष के लिए बनाया होगा। फिल्मों में बड़ी ही तो ऐसा ही होता है। अन्नू खजान सिंह के इस अजीब बर्ताव को देखकर अपने मन को समझाने के लिए ऐसा ही कुछ सोच रहा था। पवन और अजय भी गेम हॉल से जाते धनुष को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अन्नू ही नहीं बल्कि उसके साथ आए उसके दोनों दोस्तों पवन और अजय के अरमानों पर भी खजान सिंह ने पानी फेर दिया था। वो इतनी देर से गेम में हारने के बाद भी वहां रुककर सिर्फ यही इंतजार कर रहे थे कि कब धनुष अपने जीते हुए टोकन एक्सचेंज काउंटर पर कैश करवाने जाएगा और फिर खजान सिंह और उसके गुंडे धनुष की जमकर पिटाई करेंगे। लेकिन हो तो बिल्कुल उसका उल्टा रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनके हाथ से किसी बहुत अच्छी एक्शन फिल्म की टिकट लेकर भाग गया हो। लेकिन अन्नू की बात सुनकर जरूर वो दोनों थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद पवन को लगा कि वो लोग कुछ मिस कर रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर बोला, अन्नू भाई जल्दी से धनुष का पीछा करते हैं, मुझे देखना है खजान सिंह के गुंडे इसे कहां और कैसे मारेंगे। अन्नू भी पवन की बात सुनकर धनुष को पिटते हुए देखने की इच्छा मन में लिए उसके साथ चलने को तैयार हो गया। और फिर वो तीनों धनुष के पीछे पीछे गेम हॉल से बाहर आ गए। धनुष धाकड़ गेम हॉल से बाहर निकला ही था कि उसे वहीं पर शिटू ने रोक लिया। पिछले लगभग 1 घंटे से शिटू धनुष को गेम हॉल के अंदर फॉलो कर रहा था। उसकी नजर धनुष की छोटी छोटी हरकतों पर टिकी हुई थी, और वैसे भी शिटू धनुष के सामने इतनी बार आ चुका था कि धनुष को भी शिटू अपना दोस्त लगने लगा था। फिर गेम हॉल से बाहर निकलते ही उसने पहले धनुष को सैल्यूट किया और कहा, बड़े भाई क्या तुम्हें सचमुच पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है? अगर तुम्हें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हालांकि धनुष शिटू जैसे आदमी को अपना छोटा भाई मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उसके दोस्ताना बर्ताव को देखकर धनुष उसे नाराज भी नहीं करना चाहता था। शिटू भी धनुष के तेज दिमाग को भांप चुका था और इसीलिए वो धनुष को बार बार बड़ा भाई कहकर संबोधित कर रहा था। धनुष धाकड़ ने शिटू का प्रस्ताव सुनकर हंसते हुए उससे कहा, मुझे लगता है कि तुम गेम हॉल में मेरे खेलने के तरीके से कुछ ज्यादा ही इंप्रेस हो गए हो और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही जुए से बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने गेम हॉल से सिर्फ 4 लाख रुपए ही कमाया है और अब वो लोग मुझसे इस पैसे को वापस लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब भी तुम्हें लगता है कि मुझे यूज करके तुम रातों रात अमीर बन सकते हो, लेकिन बड़े भाई तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यूज करके जुए में ही पैसे कमाने की सोच रहा हूँ? ओह हाँ, तुम ऐसा सोच सकते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग वास्तव में ही काफी तेज है। तुम तो चुटकी बजाते ही पता लगा सकते हो कि तुम्हारे सामने खड़े हुए आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। शिटू ये जानकर चौंक गया था कि धनुष को पहले से ही पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
फिर शिटू धनुष से आगे कहता है, देखो भाई, अगर तुम्हें लगा है कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम जुए में बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, तो मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है और उससे तुम रातों रात अमीर तो बन ही जाओगे, बल्कि वो लोग सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान भी मानेंगे। और फिर उन लोगों की वजह से तुम इस इलाके में अपने बहुत से काम उनकी मदद से आसानी से करवा सकते हो। शिटू बिना रुके एक ही सांस में अपनी बात कहता चला गया, क्योंकि वो ये भांप गया था कि धनुष बहुत ही तेज दिमाग वाला लड़का है और वो उसकी मंशा समझ चुका है। धनुष शिटू की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसकी वो एहसान वाली बात सुनकर धनुष थोड़ा सा ज्यादा सावधान हो गया था। धनुष शिटू की बातें सुनकर ये तो समझ ही चुका था कि वो कोई अरा गहरा लड़का नहीं है जो गेम हॉल में ऐसे ही मस्ती करने आया हुआ है। हालांकि शिटू बार बार उसके सामने बड़ा भाई और सैल्यूट मारने की जो हरकतें कर रहा था उससे वो इरिटेट तो जरूर हो रहा था, पर ये शायद शिटू के एक बात करने का तरीका भी हो सकता है। इसलिए धनुष ने अचानक से कुछ सोचा और फिर जल्दी से बोलते हुए शिटू से कहा, अब मैं समझा, तुम ही हो ना वो जिसकी वजह से खजान सिंह ने मुझे गेम हॉल से ऐसे ही जाने दिया, क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना? शिटू वैसे तो धनुष को जल्दी से गर्दन हिलाकर इस बात के लिए मना करने वाला था, लेकिन धनुष की घूरती हुई आंखों के सामने वो झूठ नहीं कह पाया और बोला, देखो बड़े भाई, ये गेम हॉल के लोग अच्छे लोग नहीं है। ये लोग बिजनेस कैसे चलाया जाता है उसके बारे में जानते ही नहीं है, इसलिए मैंने तो उन्हें सिर्फ एक चेतावनी दी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत थी, क्योंकि अगर मैं उन्हें चेतावनी नहीं भी देता तो तुम अकेले ही इस परेशानी का हल ढूंढ लेते। तुम्हें मेरी बात का बुरा तो नहीं लग रहा है ना भाई? धनुष को बात करते करते अब शिटू सही आदमी लगने लगा था, क्योंकि उसकी भी गेम हॉल के लोगों के बारे में वही राय थी जो धनुष की थी। इसलिए धनुष फिर शिटू से कहता है, बोल तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो भाई, कि अगर तुम मेरी मदद नहीं भी करते तो भी मैं उनसे अकेला ही निपट लेता, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर तुमने एहसान जरूर किया है, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती जरूर करना चाहूंगा। ये कहते ही धनुष अपना हाथ शिटू की ओर बढ़ाता है और कहता है, मेरा नाम धनुष है और मैं सिटी हाई स्कूल में एक स्टूडेंट हूँ। अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मुझे याद कर सकते हो। शिटू भी धनुष की शालीनता को देखते हुए उससे हाथ मिलकर कहता है, बड़े भाई, मेरा नाम शिटू पांचाल है और तुम मेरे शरीर पर मत जाना, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, बल्कि मैं भी तुम्हारी ही तरह एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैं सिटी हाई स्कूल सोसाइटी के ही दूसरी ब्रांच में पता हूँ। मैं टाइम मिलते ही तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। धनुष की बात से शिटू समझ गया था कि अब धनुष उस बातचीत को खत्म करके वहां से जाना चाहता है, इसलिए शिटू ने भी उसे ज्यादा परेशान न करते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया और बाद में मिलने की बात कह दी। शिटू के लिए इतना काफी था कि अब वो धनुष की पहचान ही नहीं बल्कि उसका दोस्त भी बन चुका था। उसके दिमाग में धनुष को लेकर जो प्लानिंग चल रही थी उसे सोचकर शिटू खुश जरूर हो रहा था। उसने एक बार भी ये बात धनुष को जाहिर नहीं होने दी थी, लेकिन वो धनुष को अभी अच्छी तरह से जानता नहीं था। धनुष ने भी शिटू से आगे कुछ न कहते हुए उससे विदाई ली। अन्नू और उसके दोनों दोस्त पवन और अजय भी वहीं दूर खड़े शिटू और धनुष को बात करते हुए देख रहे थे और शिटू को पहचानते हुए पवन अपने बाकी दोनों दोस्तों से कहता है, ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? वो तो शिटू है। शिटू पांचाल, अन्नू, क्या तुमने उसे पहचाना? ध्यान से देखो, वो शिटू है। लेकिन ये धनुष के साथ यहाँ क्या कर रहा है? और उससे भी ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि शिटू धनुष को अपना बड़ा भाई कहकर क्यों बात कर रहा था? पवन ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसे शिटू और धनुष को आपस में बात करते हुए देखकर बहुत ही बड़ा झटका लगा हो। पवन की बात सुनकर अन्नू और अजय भी पहले से ज्यादा ध्यान से शिटू की ओर देखने लगे और फिर अजय अपनी गर्दन को झटक कर कहता है, अबे नहीं यार, तू भी कैसी बात कर रहा है? हम उसे गलत आदमी समझ रहे हैं, वो यहाँ कैसे हो सकता है? तू शायद भूल गया है शिटू पांचाल कितना बड़े बाप का बेटा है, उसके जैसे स्टेटस का बंदा यहाँ क्यों आएगा इतने छोटे से क्लब में? मुझे तो लगता है ये कोई उसके जैसे ही दिखने वाला बंदा है जिसकी शक्ल और बॉडी लैंग्वेज शिटू पांचाल से काफी ज्यादा मिलती है। अजय खुद भी अपनी कही बात को लेकर शो नहीं था, पर वो ये मानने को भी तैयार नहीं था कि शिटू पांचाल जैसा अमीर आदमी इतने छोटे से क्लब में जुआ खेलने कैसे आ सकता है। पर उन दोनों से उलट अन्नू उसी और बहुत ही गुस्से में देख रहा था और उसने अपने पीछे खड़े हुए एक पेड़ के ऊपर जोर से मुक्का दे मारा। चेहरा मिलता जुलता हो सकता है, नाम भी एक जैसा हो सकता है, लेकिन शिटू पांचाल की स्पोर्ट्स कार को अन्नू बहुत अच्छे से पहचानता था और अन्नू के गुस्से का कारण था कि शिटू पांचाल जैसी बड़ी हस्ती का धनुष के साथ होना। अब से कुछ ही महीनों पहले अन्नू अपने पापा अर्चित के साथ शिटू पांचाल के घर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने गया था। शिटू कौन से काम में धनुष की मदद लेना चाहता था? अन्नू अब कैसे धनुष से अपनी और अपने परिवार की बेइज्जती का बदला लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी दी इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH37 बड़ी हवेली गांव। अन्नू के पापा अर्चित कुमार शहर के एक बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए वो ऐसी बड़ी बड़ी पार्टी में जाते रहते थे और अन्नू को भी बार बार ऐसा मौका मिलता रहता था। शिटू पांचाल के बर्थडे पर भी अन्नू अपने पापा के साथ गया था। शिटू पांचाल को अपने इस जन्मदिन पर अपने परिवार से एक बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट मिली थी, जिसकी नंबर प्लेट भी शिटू की बर्थ डेट से मेल खाती थी। शिटू पांचाल का बर्थडे जिस बैंक्वेट में सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसकी रौनक देखकर शहर के कई बड़े बड़े लोग भी चौंक गए थे। एक कस्टम फिटेड इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कार और उसकी स्पेशल नंबर प्लेट और वो आलिशान चकाचौंध अन्नू ने भी पहले किसी के यहाँ नहीं देखी थी, जबकि वो अपने पापा के साथ और भी कई ऐसी पार्टीज में पहले भी कई बार जा चुका था। और अन्नू ही नहीं, उसकी उम्र के जितने भी लड़के लड़कियां वहां शिटू की बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड थे, उन सब का शिटू का स्टेटस देखकर यही हाल था। अन्नू ही नहीं, वो लोग भी शिटू से मन ही मन जल रहे थे। इसलिए पवन और अजय अभी तक बेशक शिटू की पहचान को लेकर कंफ्यूज हो, पर अन्नू अच्छे से पहचान चुका था कि वो गंजा आदमी और कोई नहीं, शहर के नामी रईस का बेटा शिटू पांचाल ही था।
और धनुष के साथ उसे दोस्ती करते देख तो अन्नू के जैसे तन बदन में आग लगी हुई थी। अन्नू खुद से ही बात करते हुए कहता है, शिटू धनुष को कैसे जानता है? दोनों को साथ देखकर तो लग रहा था कि इनके बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती है। ये मेरे लिए बहुत ही परेशानी वाली बात है। अब धनुष के साथ पंगा लेना मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा। अन्नू शिटू के दबंग एटीट्यूड के बारे में पहले से ही जानता था। उसे पता था कि अगर शिटू को किसी पर गुस्सा आ जाए तो जब तक वो उस आदमी से बदला न ले ले तब तक उसे चैन नहीं मिलता। अन्नू बार बार धनुष और शिटू के हैंडशेक को याद कर करके परेशान हो रहा था। उसे ये ख्याल ही नहीं आया कि धनुष और शिटू के बीच ये पहली मुलाकात थी और वो मुलाकात किस बारे में थी ये भी अन्नू को पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। उसे बस ये याद आ रहा था कि कैसे शिटू धनुष के गेम हॉल के गेट से बाहर आते ही उसे सैल्यूट कर रहा था और बार बार उसे अपना बड़ा भाई कह रहा था। क्लब से निकलने के बाद धनुष सीधा स्कूल नहीं गया, बजाय इसके वो सिटी में घूमने निकल गया था। हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस की साधना की शुरुआत करने के बाद से धनुष का शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो रहा था और बिल्कुल एक नई अवस्था में आ चुका था। जबकि उसने कोई भी मैरिटल और किसी भी दूसरी शारीरिक हलचल बढ़ाने वाली कला की प्रैक्टिस नहीं की थी, फिर भी उसके शरीर में एक साधारण व्यक्ति से ज्यादा फुर्ती आ चुकी थी। धनुष अब ये डिसाइड कर चुका था कि उसे अब हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस की साधना को पूरा करना है, जिसके लिए उसे अपने शरीर को भी पूरी तरह से तैयार करना था। धनुष को अपनी साधना पूरी करने के लिए साधना के 4 पहलू पर खासतौर से ध्यान देना था। उसमें सबसे पहले था साधना का तरीका मतलब मेथड, उसके बाद एक मजबूत साथी, पैसा और साधना के लिए उपयुक्त स्थान। यहाँ साधना के सबसे पहले पहलू मेथड की बात करें तो उससे मतलब था साधना करने के लिए सही तरीकों का चयन करके उनका निरंतर अभ्यास करना, और अभ्यास करने के लिए सबसे पहले साधना करने वाले साधक को सही तरीकों का पता होना बहुत जरूरी होता है, वरना साधक गलत तरीकों से साधना को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस यानी यूनिवर्स फॉर्मेशन की एनर्जी को प्राप्त करने की साधना एक बहुत प्राचीन दिव्य साधनाओं का संग्रह था, जिसको इमॉर्टल वर्ल्ड के साधकों ने बहुत ही कठोर परिश्रम के बाद प्राप्त किया था। धनुष को भी ऐसी कई अनगिनत तकनीकों के बारे में पता था जिससे वो अपनी साधना को पूरा कर सकता था, इसलिए वो साधना को पूरी करने के लिए जरूरी तरीके को लेकर परेशान नहीं था। साधना का दूसरा पहलू है एक जरूरी साथी। इसमें साधक को एक ऐसा साथी चुनना पड़ता है जिसके साथ वो अपनी साधना को पूरा कर सके। पौराणिक ग्रंथों में ये लिखा गया है कि जब किसी विद्या को अकेले बिना किसी साथी के सीखा जाता है तो उस विद्या में गलतियों के अवसर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ये एक संकुचित दिमाग की भी निशानी है। लेकिन यहाँ धनुष के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी अपने साथ किसी ऐसे साधक को ढूंढना जो कि धनुष के साथ इस विद्या को सीखना चाहता हो। ऐसा साथी उसे धरती पर मिलना असंभव था, क्योंकि धरती के लोग अब इतने लालची और संकुचित दिमाग के हो चुके हैं कि वो ऐसी कठोर साधना को कर ही नहीं सकते। इसलिए धनुष ने इस पहलू पर ज्यादा ध्यान न देना ही उचित समझा। साधना का तीसरा पहलू था पैसा, क्योंकि साधना को पूरा करने के लिए साधक का पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक तौर पर साधना में लीन रहना बहुत जरूरी था। तो इसलिए वो कहीं और अपना समय नहीं दे सकता, और अगर उसके पास साधना करने के लिए जरूरी साधन नहीं होंगे तो साधना पूरी हो पाना असंभव हो जाएगा। इसलिए पूर्वजों ने भी कहा है कि धन के बिना साधक के लिए साधना असंभव है। जिस स्थान पर इस साधना को किया जाना था उसका भी पूर्ण रूप से भौतिक संसार से भिन्न होना जरूरी होता है, क्योंकि साधक को अगर आसपास का वातावरण ही एकांत में नहीं मिल पाएगा तो भी वो साधना पूरी नहीं कर सकता। अब इन चारों पहलू में से धनुष साधना के तरीके और साथी वाले पहलू को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन साधना के लिए जरूरी धन और ऐसी जगह जहां वो बिना किसी के दखलंदाजी के साधना कर सके वो ढूंढना बहुत जरूरी था, और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। इस पूरे महीने धनुष ने अपना सारा वक्त लाइब्रेरी में बिताया था। बाकी थोड़ा बहुत समय उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई के लिए भी दिया था, पर अधिकांश समय उसने लाइब्रेरी में यही सोचते हुए बिताया था कि वो अपनी साधना के लिए उपयुक्त जगह और पैसा कहाँ से लाएगा। धनुष ने उस लाइब्रेरी में रखी लगभग सभी बुक्स को अच्छे तरह से अध्ययन कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी धरती पर उसे किसी भी साधक की जानकारी नहीं मिल पाई थी जिसके साथ वो अपनी साधना को आगे बढ़ा सके। थक हार कर धनुष ने ये मान लिया था कि धरती पर इस साधना को करने वाला कोई साधक है ही नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस जैसी साधना के बारे में धरती पर किसी को पता ही ना हो। लाइब्रेरी की किताबों में धनुष ने कई साहित्य, समाज, इतिहास और भूगोल की किताबें भी पढ़ी थी, जिनसे धनुष को अपनी साधना में काफी मदद मिल सकती है। इन्हीं किताबों के जरिए ही धनुष को एक ऐसे गांव के बारे में पता चला जहां वो अपनी साधना बिना किसी रुकावट के कर सकता है। वो गांव मेन सिटी से लगभग 70 किलोमीटर दूर था, और उस गांव का नाम था बड़ी हवेली गांव। धनुष ने सोचा कि उसे एक बार तो बड़ी हवेली गांव जाकर देखना ही पड़ेगा कि वो उसकी साधना के लिए एक सही जगह हो सकती है या नहीं। इसलिए वो एक दिन स्कूल से बड़ी हवेली गांव की ओर चल पड़ा। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर बड़ी हवेली गांव उसकी साधना के लिए उपयुक्त होगा तो गांव में ही किसी जगह पर अपनी साधना के लिए एक छोटी सी गुफा बना लेगा और साधन की शुरुआत करेगा। लगभग आधा दिन उस पूरे गांव में एक एक गली घूमने के बाद वो एक छोटी सी पहाड़ी पर आकर बैठ गया। धनुष काफी देर तक उस पहाड़ी पर बैठा रहा और उसे वहीं बैठे बैठे शाम हो गई थी। थक हार कर धनुष अब उस गांव से वापस जाने के लिए खड़ा हो ही रहा था कि तभी उसकी निगाहें आसमान की ओर गई और उसने देखा कि आसमान में चमकते हुए तारे उसके कितने नजदीक हैं। उस पहाड़ी पर बैठकर धनुष को एक अलग ही एहसास हो रहा था। चारों ओर चलती हुई ठंडी ठंडी ताजी हवा ने जैसे उसकी शारीरिक ही नहीं मानसिक थकान को भी एक साथ खत्म कर दिया हो। अपने शरीर से टकराती हवा को महसूस करते हुए धनुष को जैसे अचानक से ही कोई बिजली का झटका लगा हो और वो बहुत जोर जोर से उस पहाड़ी पर खड़ा हुआ चिल्लाया, आध्यात्मिक शक्ति। हाँ, जरूर इस जगह एक आध्यात्मिक शक्ति छुपी हुई है। मैंने इसे साफ साफ महसूस कर सकता हूँ। जरूर यहाँ पर कुछ अमूल्य जड़ी बूटियां भी होंगी। मुझे नहीं लगता अब मुझे अपने शरीर की शुद्धि के लिए जिन जड़ी बूटियों की जरूरत थी उन्हें ढूंढने के लिए मुझे कहीं और जाने की जरूरत है।
धनुष ने तब एक झटके में ही निर्णय ले लिया कि ये स्थान उसकी साधना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। खुशी में धनुष आसमान की ओर देखकर सीटियां बजा रहा था। जब से धनुष का पुनर्जन्म हुआ था, उसे हमेशा यही लगता था कि उसके हाथ और पैर किन्हीं बेड़ियों से बंधे हुए हैं। लेकिन उस हवा में पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो पूरी तरह आजाद है। जहाँ एक ओर धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कमजोर हो चुकी थी कि खत्म होने के कगार पर थी, और उसकी वजह से साधना की टेक्निक और सभी मार्शल स्किल्स भी खत्म हो चुकी थे, उसी कारण धनुष भी खुद को काफी असहाय महसूस करता था। वहीं दूसरी ओर अचानक से ही उसने खुद को द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस की साधना को करने के लिए फिट कर लिया था। अगर धनुष इस हेवनली आर्ट को इमॉर्टल वर्ल्ड में कर पाता तो उसे इससे भी ज्यादा खुशी होती, लेकिन धरती पर स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत कमी होने की वजह से धनुष अपनी साधना पूरी नहीं कर पा रहा था। द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस की साधना को करने के लिए एक साधक के शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए एक ऐसे तरल पदार्थ की जरूरत होती है जो धरती पर मिल पाना असंभव था। और ये तरल पदार्थ वहीं पर उपलब्ध होता है जहां स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा हो। अब क्योंकि धरती पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है, इसलिए धरती पर शरीर की शुद्धि के लिए इस तरल पदार्थ का मिल पाना भी असंभव है। इसलिए धनुष ने जब उस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। धनुष का इतना खुश होना इसलिए भी स्वाभाविक था क्योंकि उसने स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी सिटी के आसपास ही खोज लिया था, और उसे लगने लगा था कि अगर उसे इस जगह स्पिरिचुअल एनर्जी मिल सकती है तो धरती पर कई और ऐसी छुपी हुई जगह जरूर होंगी जहां उसे स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाएगी। अब धनुष बड़ी हवेली गांव की उस पहाड़ी पर खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि इस जगह उसे आध्यात्मिक ऊर्जा तो मिल गई है, पर यहाँ साधना करने के लिए उसे वहां के मालिक से अनुमति भी जरूर लेनी पड़ेगी, और अगर उसे अनुमति नहीं मिली तो ये उसके लिए नई पर बहुत ही गंभीर समस्या होगी। धनुष उस पहाड़ी पर खड़ा हुआ वहां की हवा को तो महसूस कर ही रहा था, लेकिन चारों ओर उस जंगल को देख भी रहा था। जहां तक धनुष को मालूम था, बड़ी हवेली गांव को ये अजीब सा नाम शहर के ही कुछ लोगों ने दिया था। और अगर धनुष लाइब्रेरी में बैठा हुआ उन किताबों को ना पता तो उसे कभी भी ये नहीं पता लगता कि उसके ही शहर के बाहर एक ऐसी भी जगह है जो पूरे शहर से बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई है। बड़ी हवेली गांव को वहां के ही एक पुराने राजा ने उस पहाड़ी पर बसाया था, जो कि एक बहुत ही प्राचीन गांव के नजदीक थी। धनुष ने किसी इतिहास की किताब में पढ़ा था कि एक मुगल राजा ने इस इलाके पर आक्रमण करके यहाँ अपना राज्य स्थापित किया था। उस राजा ने इस जगह पर आसपास के राज्यों से लुटे हुए खजाने छुपाए हुए थे। उस वक्त स्थान को लो स्तंभ के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी हवेली गांव में 5 मुख्य दरवाजे थे। उनके नाम है दक्षिण दरवाजा, शांति दरवाजा, बड़ा दरवाजा, खजाना दरवाजा और अमृत दरवाजा, और इसके अलावा 18 और छोटे बड़े दरवाजे और सड़कें थी। उस जगह के चारों ओर एक दीवार बनाई हुई थी, और उसके अलावा एक राजा के पूर्वजों के नाम पर एक बड़ा हॉल, एक बड़ा तलवार नुमा पत्थर, राजा के दरबार में काम करने वाले मंत्रियों के घर, राजा का किला और एक पुराना लगभग पूरी तरह टूटा हुआ माता का मंदिर भी था। पहाड़ी पर खड़े होकर चारों ओर देखते हुए अंधेरा हो चुका था, और अब तक धनुष ने लगभग पूरा गांव घूम लिया था। उसे समझ आ गया था कि उसकी साधना के लिए ये जगह पूरी तरह उपयुक्त है, लेकिन इस साधना को करने के लिए ये इलाका जिस भी सोसाइटी या फिर जिस भी मालिक का होगा उसकी अनुमति लेना बहुत आवश्यक है। धनुष ने अपनी उस तरल पदार्थ जो कि द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस की साधना करने के लिए आवश्यक है उसके आगे खोज करने से खुद को रोक लिया था। द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस की साधना का पहला पड़ाव था द स्टार्स टायरेनिकल बॉडी, यानी सितारों का आक्रमण। द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस की साधना 4 भागों में बंटी हुई थी। उसमें पहला था सितारों का आक्रमण, दूसरा स्वर्ग के सितारे, तीसरा सितारों का जमघट, और चौथा था सितारों के झुंड का परिवर्तन। साधन के पहले पड़ाव सितारों का आक्रमण में साधक को सांस की से संबंधित क्रिया करनी होती थी। अपनी त्वचा को कड़ा, हड्डियों के आसपास के मांस को सख्त, शरीर के बीच के हिस्से का बदलाव, अस्थि मज्जा परिवर्तन, आंतों की मजबूती, रक्त संचालन और शरीर के बाकी के निचले यानी कमर के नीचे के हिस्से का मजबूत होना बहुत जरूरी था। द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस को दिव्य शक्तियों ने देवों के शरीर को मजबूत रखने के लिए बनाया था। क्योंकि देव शारीरिक रूप से काफी कमजोर होते थे ताकि वो दानवों से लड़ाई कर सके, इसीलिए इस साधना का जन्म हुआ था। और इस साधना के हर एक पड़ाव पर शरीर को मजबूत रखने के लिए बहुत सारे दुर्लभ और अमूल्य सामग्री की जरूरत पड़ती थी, और उन सभी सामग्री में खास बात यह थी कि वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। इस साधना को करने के लिए साधक की शारीरिक और मानसिक स्थिति भी काफी मजबूत होनी चाहिए थी। अगर साधक के शरीर में उतनी ताकत नहीं हुई जितनी की इस साधना को करने के लिए चाहिए, तो वो स्टार्स की एनर्जी तो अपने शरीर के अंदर सोख लेगा, लेकिन शरीर में ताकत कम होने की वजह से उसका शरीर एक बम के धमाके के जैसे फट जाएगा। इसलिए इस साधना को करने से पहले साधक का शारीरिक रूप से मजबूत और ताकतवर होना बहुत ही जरूरी है। द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस के क्रिएटर ने इस बात का उल्लेख कई जगह किया भी है कि अगर कोई भी साधक द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस के पहले पड़ाव सितारों के आक्रमण को पार करना चाहता है तो उसे अपने शरीर को मजबूत और ताकतवर रखने के लिए कई प्रकार के अमूल्य जड़ी बूटियों का सेवन करना ही पड़ेगा, अन्यथा साधक का शरीर एक विस्फोट के साथ फट जाएगा। क्या धनुष अपनी साधना बड़ी हवेली गांव में शुरू कर पाएगा? आखिर कौन है बड़ी हवेली गांव का मालिक? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH38 जंगली जानवर। द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस की साधना के लिए साधक के अंदरूनी अंग जैसे कि दिल, लीवर और उसकी मांसपेशियों में इतनी ताकत होनी ही चाहिए कि वो इस साधना के दौरान होने वाली कठिनाइयों का आसानी से मुकाबला कर सके। और इसके लिए धनुष को कुछ बहुत ही खतरनाक जंगली जानवरों के मांस की जरूरत थी, जिनका मिलना इतना आसान नहीं था। धनुष बड़ी हवेली गांव में चारों ओर घूमकर वापस अपने स्कूल आ चुका था। क्लास में बैठा हुआ वो अपनी साधना के बारे में सोच सोच कर ही परेशान था।
धनुष ने बड़ी हवेली गांव के आसपास के जंगली इलाके में काफी देर तक ऐसे जानवर की तलाश की थी, पर उसे वो जानवर कहीं भी नहीं मिले थे। और उन जानवरों के अंदरूनी अंगों में जो ताकत होती है उसी के खाने से धनुष अपने शरीर को ऐसी मजबूती और ताकत दे पाएगा जिससे कि वो आसानी से अपनी साधना में होने वाली कठिनाइयों का मुकाबला कर सके। लेकिन उनके ना मिल पाने से धनुष के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तभी धनुष के दिमाग में एक विचार आया और गुस्से में उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच ली। ऐसा कैसे हो सकता है? इस धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कमजोर होने के कारण ही इस धरती से कई ऐसे जानवर विलुप्त हो चुके हैं जिनके शरीर में बहुत ताकत होती थी। धनुष इस वक्त काफी निराश और गुस्से में था। हालांकि शरीर की शुद्धि के लिए जिस तरल पदार्थ की जरूरत थी उसे ऐसे खूंखार जानवर के अंदरूनी अंगों के बिना भी बनाया जा सकता था, लेकिन उस स्थिति में उस तरल पदार्थ में से कई सारे आवश्यक विटामिन और मिनरल निकलने के कारण वो तरल पदार्थ उतना ताकतवर नहीं रह जाएगा और फिर धनुष के शरीर में साधना के दौरान उतनी ताकत नहीं हुई तो उसे जान का भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि धनुष के लिए ऐसे जानवर को ढूंढ पाना मुश्किल था, इसलिए उस जानवर के अंदरूनी अंग से जरूरी विटामिन भी उसे नहीं मिल पाएगा, जिस कारण उसकी साधना अधूरी रह जाएगी। धनुष के दिमाग में यही सब विचार आ रहे थे, लेकिन धनुष भी साधना को पूरा करने के लिए दृढ़ था। फिर उसके दिमाग में एक और विचार आया, जैसे उसे अपनी समस्या का समाधान मिल गया हो, और उसने खुद से ही कहा, नहीं, अगर मुझे ऐसे खूंखार जानवर का मांस नहीं मिलेगा तो क्या मैं अपनी साधना छोड़ दूंगा? ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। जो मिनरल और विटामिन मुझे उस जानवर के मांस से मिलेंगे वो मुझे धरती पर किसी और तरीके से भी तो हासिल हो सकते हैं। इमॉर्टल वर्ल्ड में अगर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो धरती पर भी विज्ञान ने काफी उन्नति की है। अगर इमॉर्टल वर्ल्ड की कुछ खूबियां हैं तो धरती पर रहने के अपने अलग फायदे हैं। मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं इस समस्या के कारण अपनी द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस की साधना को पूरा नहीं कर पाऊंगा। और धीरे धीरे इस विचार के साथ धनुष के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास की चमक दिखाई देने लगी थी। उसने सोच लिया था कि वो किसी भी सूरत में हार नहीं मानेगा और साधना तो उसे करनी ही है, चाहे और कितनी भी परेशानियां उसके सामने क्यों ना आ जाएं। तभी धनुष को किसी की आवाज आती है, जिसे सुनते ही धनुष अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। धनुष देखता है कि नेहा माथुर उसकी सीट के नजदीक आकर उससे कह रही है, धनुष, टीचर रोहिणी ने तुम्हें ग्रेड सेक्शन के मैं ऑफिस में बुलाया है। धनुष पहले से ही जानता था कि टीचर रोहिणी ने उसे क्यों मैं ऑफिस में बुलाया होगा, इसलिए वो अपने मन में वहां किए जाने वाले सवालों के जवाब सोचते हुए नेहा माथुर से कहता है, मुझे बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं कुछ ही देर में वहां चला जाऊंगा। नेहा माथुर बड़े ही गौर से धनुष को देख रही थी। उसके मन में कुछ ऐसा था जो वो धनुष से उसी वक्त कहना चाहती थी, पर शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। नेहा, अभी मैं ऑफिस से ही आई थी और उसे मालूम था कि टीचर रोहिणी ने धनुष को क्यों वहां बुलाया है। धनुष चलते चलते जब वहां से दूर जा चुका था तो नेहा बहुत धीमे से कहती है, तुम्हारे मार्क्स हमेशा से ही काफी कम आ रहे थे। ज्यादा से ज्यादा इस बार भी लोग तुम पर थोड़ा हंस लेते, थोड़ी और मजाक उड़ा लेते। तुम्हें देखकर कुछ लोग शायद अपना मुंह भी फेर लेते, लेकिन फिर भी तुम्हें एग्जाम में नकल नहीं करनी चाहिए थी। नेहा ने जो सीन ग्रेड ऑफिस में देखा था उसे देखकर वो घबरा गई थी। ग्रेड ऑफिस में केवल स्टाफ टीचर ही नहीं बल्कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे। और वो सब लोग ये निश्चित करना चाहते थे कि धनुष ने मंथली टेस्ट में चीटिंग की है या नहीं। स्कूल के सभी टीचर ये मान चुके थे कि धनुष ने एग्जाम में चीटिंग की है, क्योंकि पिछले कई एग्जाम में इतने कम मार्क्स लाने के बाद अचानक से उसके मार्क्स कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, जबकि क्लास में भी उसने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अचानक से उसके इतने ज्यादा मार्क्स ने सभी टीचर और प्रिंसिपल तक को चौंका दिया था। टोटल 750 पॉइंट्स में से धनुष को 712 पॉइंट्स मिले थे, जो बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट था। उसने पिछली बार के टॉपर रहे अर्जुन भंडारी को भी पीछे छोड़ दिया था, जो और भी ज्यादा शक पैदा कर रहा था। उन सभी टीचर में से सिर्फ टीचर रोहिणी पांडे ही ऐसी शख्स थी जिन्हें धनुष के ऊपर भरोसा था कि उसने एग्जाम में कोई भी नकल नहीं की है, और इसीलिए टीचर रोहिणी पांडे बाकी सभी टीचर्स से उसके लिए लड़ रही थी, जिनका मुखिया था टीचर प्रभाकर तिवारी। टीचर प्रभाकर तिवारी आसानी से अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहते थे। जो शर्त वो रोहिणी पांडे से लगा चुके थे वो किसी भी तरह उस शर्त को जीतना चाहते थे, और वैसे भी धनुष को टीचर प्रभाकर तिवारी ने अपने सेक्शन से खराब परफॉर्मेंस की वजह से ही निकाला था। फिर उनके सेक्शन से निकलते ही धनुष इतने अच्छे मार्क्स कैसे ला सकता है कि तिवारी जी की क्लास के ही टॉपर स्टूडेंट को पीछे छोड़ दे। टीचर प्रभाकर तिवारी ने ही स्कूल के बाकी टीचर और प्रिंसिपल को भटका दिया था। नेहा माथुर भी धनुष से शायद इसीलिए नाराज थी क्योंकि टीचर रोहिणी पांडे उसका साथ दे रही थी। धनुष को जाते हुए देखकर वो फिर आगे खुद से ही कहती है, धनुष, तुम्हें इस मामले में टीचर रोहिणी पांडे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब नेहा ने इस बात पर गौर किया कि धनुष बस पिछले 1 महीने से ही उसके सेक्शन में है और उसने अपना अधिकतर समय क्लास में ही बैठकर बिताया है, तब नेहा को लगा कि जो अफवाह वो धनुष के बारे में सुन रही है वो सब झूठ ही होगा। नेहा अच्छी तरह जानती थी कि धनुष ने कितनी परेशानियों से अपने आप को संभाला है। वही सब सोचकर नेहा को फिर से उससे सहानुभूति हो गई। धनुष अपने मन कई सारी उधेड़-बुन लेकर कॉरिडोर से होते हुए मैं ऑफिस की ओर बढ़ रहा था। एक तो उसके दिमाग में अपनी साधना को लेकर जरूरी चीजों की कमियों को वैसे पूरा कर पाएगा, यही उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी, और फिर टीचर प्रभाकर तिवारी के सवालों का वो क्या जवाब देगा, उसे वो भी तैयार करने थे। टीचर प्रभाकर तिवारी का मन में ख्याल आते ही धनुष एक अलग ही तरह के गुस्से से भर जाता था, क्योंकि उनकी कही हुई बातें धनुष के दिमाग में एक रेडियो की तरह से बजनी शुरू हो जाती थी। अब भी उसे पता था कि प्रभाकर तिवारी ही उसकी सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने ये मीटिंग बुलाई है। धनुष यही सब सोचता हुआ ग्रेड में ऑफिस में एंट्री करता है, और एंट्री के साथ ही उसके कानों में वो भद्दी आवाज सुनाई देती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं पूरे 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस मंथली टेस्ट में धनुष ने चीटिंग की है, और अगर मेरा दावा झूठ निकला तो मैं अपना इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ।
टीचर प्रभाकर तिवारी वहां मौजूद सभी लोगों के सामने जोर जोर से अपना दावा पेश कर रहे थे। तिवारी जी को ये मालूम ही नहीं चला कि जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं वो कब का वहां आ चुका है। धनुष ने देखा कि ग्रेड ऑफिस में सभी लोग प्रभाकर तिवारी के गुस्से और उनकी जोरदार आवाज को सुनते ही चुप हो गए थे। ग्रेड में ऑफिस में कंप्लीट साइलेंस था और टीचर रोहिणी पांडे जो तिवारी जी के हर आर्ग्यूमेंट का जवाब उनके ही लहजे में उन्हें देती थी, वो भी तिवारी जी को इतने गुस्से में देखकर चुप हो गई थी। तिवारी जी की जोरदार आवाज को धनुष अपने सख्त मगर धीमे शब्दों से जवाब देता है, हेलो मिस्टर अजगर, क्या तुम बिल्कुल सही कह रहे हो? अगर मैंने ये साबित कर दिया कि मैं एग्जाम में चीटिंग नहीं की है तो तुम इस स्कूल से अपना इस्तीफा दे दोगे। जब टीचर प्रभाकर तिवारी ने मान लिया था कि उसके दावे को सुनकर सभी लोग चुप हो गए हैं और अब वो ये शर्त जीत चुके हैं, तभी उनके कानों में धनुष का जवाब सुनाई देता है और एक बार फिर से उसे देखते ही तिवारी जी गुस्से से अपने दांत पीसना शुरू कर देते हैं। तिवारी जी का गुस्सा धनुष के उनके इस्तीफे के बात पर नहीं था, बल्कि वो फिर से उसके मुंह से अजगर नाम सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गए थे और फिर ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाए। टीचर प्रभाकर तिवारी अपनी कुर्सी को पीछे धक्का देते हुए और हाथों की मुट्ठी का मुक्का बनाकर धनुष की ओर बढ़ जाते हैं और ठीक धनुष के मुंह के नजदीक आकर जोर से चिल्लाते हैं, तू निर्लज, तुझे अपने से बड़ों से बात करने की जरा भी अक्ल नहीं है। स्कूल में कैसे बर्ताव करते हैं ये भी भूल गया। अपने टीचर्स के साथ कैसे बात की जाती है, इतना भी ज्ञान नहीं है तुझे। गुस्से में तिवारी जी इतना भड़क चुके थे कि वो भूल ही गए कि वो किस मामले को लेकर वहां बहस कर रहे थे। उनके कानों में बस धनुष का कहा हुआ अजगर नाम सुनाई दे रहा था और गुस्से में फिर से वो अजगर की तरह ही जोर जोर से सांस लेते हुए धनुष की नाक की ठीक सामने अपनी उंगली दिखाकर उसके ऊपर चिल्लाने लगे थे। फिर तभी उन्हें याद आया तो वो धनुष से उसी तरह चिल्लाकर कहते हैं, अगर तूने ये साबित कर दिया कि तूने एग्जाम में नकल नहीं की है तो मैं प्रभाकर तिवारी अपना सरनेम बदलकर हमेशा तेरा सरनेम ही यूज करूंगा। टीचर प्रभाकर तिवारी ने जैसे गुस्से में भीष्म प्रतिज्ञा ली हो और धनुष तो जैसे तिवारी जी के इस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे क्लास में हुई अपनी बेइज्जती का भी तो बदला तिवारी जी से लेना था। धनुष उनकी प्रतिज्ञा सुनकर मुस्कुराकर उनसे कहता है, अजगर तिवारी जी, मैं माफी चाहता हूँ लेकिन इसकी इजाजत मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। मेरा सरनेम यूज करने के लिए आपको मेरे पिताजी से परमिशन लेनी होगी। धनुष का यह सिद्धांत था कि अगर उसे किसी ने एक लात मारी है तो वो उसे 10 लात जरूर मारेगा। धनुष उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं था जो आसानी से अपनी बेइज्जती भूल जाएं और इसलिए वो जानबूझकर टीचर प्रभाकर तिवारी को बार बार अजगर कहकर उनके सामने ही बुला रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि टीचर तिवारी को ज्यादा से ज्यादा बेइज्जत और गुस्सा दिला सके। धनुष को अच्छी तरह से याद था कि कैसे तिवारी ने उसकी और उसकी मां की पूरी क्लास के सामने बेइज्जती की थी और उसके बाद उसने बहुत कोशिशें भी की धनुष को स्कूल से बाहर निकालने के लिए। और इसी वजह से धनुष और टीचर प्रभाकर तिवारी के बीच जो टीचर स्टूडेंट का रिश्ता था वो खत्म हो चुका था। धनुष के मन में ऐसे आदमी के लिए कोई जगह नहीं थी जो उसकी मां के बारे में कुछ भी उल्टा बोले। इसलिए जानबूझकर धनुष बार बार प्रभाकर तिवारी की बेइज्जती करके उसे गुस्सा दिलाता था और फिर मन ही मन खुश होता था। लेकिन इस बार धनुष ही नहीं बल्कि उसकी बातों ने वहां मौजूद बाकी लोगों को भी मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया था। पर जब उन्होंने देखा कि धनुष की बात सुनकर टीचर प्रभाकर तिवारी गुस्से में किसी बम की तरह कभी भी फट सकते हैं, तो उन सभी ने अपनी हंसी को एक ही पल में रोक लिया था। तिवारी जी की ये हालत देखकर रोहिणी पांडे ये समझ गई थी कि अब अगर धनुष ने आगे कुछ भी कहा तो टीचर तिवारी को गुस्से में पागल हो जाएंगे। इसलिए उसने धनुष को डांटते हुए कहा, शट अप धनुष, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम अपने ऊपर लगे नकल के इल्जाम को गलत साबित कर सको और सबको ये बता सको कि तुमने एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स अपनी मेहनत से हासिल किए हैं, ना कि किसी और गलत तरीके से। और अब अगर तुमने इसी तरह तिवारी जी से दोबारा बहस की तो मैं तुम्हें इस ऑफिस से बाहर निकाल दूंगी, फिर तुम्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा। टीचर रोहिणी पांडे की डांट सुनते ही धनुष ने उनके सामने सर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी रोहिणी मैम, मैं बस थोड़ा गुस्से में आ गया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। रोहिणी पांडे का सम्मान करते हुए धनुष वहां मौजूद सभी टीचर्स और स्टाफ से माफी मांग लेता है। वैसे वो लोग भी धनुष को प्रभाकर तिवारी से इतनी बदतमीजी से बात करते हुए खुश नहीं थे। उन्हें भी यही लग रहा था कि धनुष वास्तव में ही एक बिगड़ा हुआ लड़का है। लेकिन जब धनुष ने टीचर रोहिणी पांडे की बात का मान रखते हुए उन सबके सामने सर झुकाकर माफी मांगी तो वो समझ गए कि तिवारी जी ने उससे भी जरूर कोई ऐसी बदतमीजी की होगी जिससे कि एक स्टूडेंट होते हुए भी धनुष उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। और वैसे भी टीचर प्रभाकर तिवारी का नेचर और उनके बर्ताव को लेकर तो स्कूल के सभी टीचर्स बहुत अच्छे से वाकिफ थे। टीचर्स ने ये भी नोट किया कि धनुष एक वेल मैटानिन लड़का है, जिसकी यूनिफॉर्म ही नहीं हेयर स्टाइल भी बिल्कुल स्कूल के रूल्स के मुताबिक है। और फिर धनुष के बात करने के कॉन्फिडेंस से भी ये साफ झलकता है कि वो जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। इसलिए टीचर्स ने उसके टीचर प्रभाकर तिवारी के किए गए रूड बिहेवियर के लिए उसे तभी माफ कर दिया था। टीचर प्रभाकर तिवारी की बेइज्जती का एक बहुत बड़ा कारण उनका खुद का भी बिहेवियर है। ग्रेड ऑफिस का माहौल शांत होते ही वहां मौजूद एक टीचर धनुष से कहते हैं, धनुष, तुम्हारे मंथली टेस्ट रिजल्ट हम सभी की उम्मीदों से बहुत ज्यादा आए हैं और यहाँ मौजूद कोई भी इस रिजल्ट पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि अचानक से तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आ सकता है। लेकिन टीचर पांडे तुम्हारे रिजल्ट पर बहुत भरोसा करती हैं और उन्होंने ही मैनेजमेंट के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि तुम्हें अपने रिजल्ट को सही साबित करने का एक मौका मैनेजमेंट की ओर से जरूर मिलना चाहिए। मैं भी पर्सनली यही सोचता हूं कि तुम्हें इस मौके को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या धनुष अपनी साधना के लिए वो जरूरी जड़ी बूटी ढूंढ पाएगा? क्या धनुष उन विटामिन और मिनरल के लिए जंगली जानवर का शिकार कर पाएगा? क्या धनुष ये साबित कर पाएगा कि उसने एग्जाम में चीटिंग नहीं की है? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट FM पर। CH39 ग्रेड
धनुष प्रिंसिपल श्रीवास्तव की बात सुनकर बड़ी सहजता से उन्हें कहता है, जी सर, मैं इस मौके का उपयोग करके आपको साबित करूंगा कि मैंने मंथली टेस्ट अपनी पूरी मेहनत और लगन से दिए थे और मेरे मार्क्स सिर्फ उसी का नतीजा है। प्रिंसिपल श्रीवास्तव धनुष के कहते ही उससे कहते हैं, धनुष मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर तुम अभी हमारे सामने ये मान लेते हो कि मंथली एग्जाम में तुमने नकल करके ये मार्क्स गेन किए हैं तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन री एग्जाम में अगर तुम अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए तो तुम अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर लोगे और फिर तुम्हारे साथ साथ टीचर रोहिणी पांडेय को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धनुष किसी जिद्दी आदमी की तरह बेवकूफ मत बनो जो लाख समझाने पर भी अपनी गलती नहीं मानता और बाद में सच पता चलने के बाद सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा बैठता है। पिछले एक साल में तुम जिन हालातों से गुजरे हो उसके साथ हमारी संवेदना जरूर है और हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि और किन किन मुसीबतों का तुम और तुम्हारी फैमिली ने सामना किया है, लेकिन वो कोई कारण नहीं है कि तुम्हें स्कूल एग्जाम में नकल करने की अनुमति दे दी जाए। तुम्हारे मार्क्स इतने ज्यादा है कि तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड देखते हुए उस पर भरोसा करना नामुमकिन सी बात है। हमें लगता है कि तुम हम सबको बेवकूफ समझते हो। एक के बाद एक टीचर धनुष को उसकी गलती मानने के लिए अपने अपने तरीकों से समझा रहे थे। धनुष तुम्हें ईमानदारी से अपनी गलती मान लेनी चाहिए और तुम्हें अपनी सफाई में ज्यादा कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। हम तुम्हारा मानसिक संतुलन समझ सकते हैं, लेकिन इस री एग्जाम के बाद तुम्हारे पास वो मौका भी नहीं रहेगा। अगर हमें पता लगा कि तुमने वाकई नकल की है और अपनी जिद्दीपन के कारण अपनी गलती भी स्वीकार नहीं की तो तुम सीरियसली एक बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। धनुष के शांत होते ही सभी टीचर्स ने उसे अपने गलती मानकर माफी मांगने के लिए उकसाना शुरू कर दिया था, जैसे सब ये मानकर ही बैठे थे कि धनुष कभी इतने अच्छे मार्क्स ला ही नहीं सकता। लेकिन टीचर प्रभाकर तिवारी कुछ बोले बिना कोने में अपने दोनों हाथों को छाती के पास बांधकर धनुष को एकटक घूरे जा रहे थे। वो शायद धनुष को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्कूल से बाहर निकलवाने का इंतजार कर रहे थे। जब सब शांत हो गए तो धनुष ने अपनी धीमी आवाज में शालीनता के साथ एक अच्छे स्टूडेंट का परिचय देते हुए प्रिंसिपल श्रीवास्तव की ओर देखा और उनसे कहा, प्रिंसिपल सर क्या हम लोग एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल श्रीवास्तव धनुष का आत्मविश्वास देखकर एक बार के लिए तो सोच में पड़ गए कि कहीं तिवारी जी झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन फिर वो समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए अपने स्टाफ से कहते हैं, मुझे लगता है कि धनुष ने मन बना लिया है, वो टेस्ट देगा तो इसलिए आप सभी अपने अपने टेस्ट पेपर निकाल लीजिए। प्रिंसिपल श्रीवास्तव की बात सुनते ही धनुष के सामने एक एग्जाम पेपर आ जाता है और टीचर उससे कहते हैं, धनुष अगर तुमने इन सभी सवालों के जवाब अगले 4 घंटे में ही मुझे दे दिए तो मैं मान लूंगा कि तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। लेकिन धनुष ने वो पेपर हाथ में लेते ही वहां बैठे टीचर से अपना ही एक सवाल पूछ लिया, और अगर मैं इस एग्जाम पेपर के सारे सवाल ठीक ठीक जवाब दे देता हूं तो जिन लोगों ने मुझे पर नकल करने का इल्जाम लगाया है उनके क्या सजा दी जाएगी। धनुष की बात सुनकर वहां बैठे सभी टीचर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि धनुष का इशारा कोने में खड़े टीचर प्रभाकर तिवारी की ओर था। तभी उसके हाथ में वो एग्जाम पेपर देने वाला टीचर धनुष से पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए शब्दों में कहता है, मैंने ये एग्जाम पेपर यूनिवर्सिटी के टीचर से सेट करवाया है और अभी 10 मिनट पहले ही ये पेपर हमारे स्कूल में आया है। इसे मेरे और यूनिवर्सिटी के टीचर के अलावा किसी और ने देखा भी नहीं है और तुम कहते हो कि मैं इस एग्जाम के सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। धनुष का मजाक उड़ाते हुए वो टीचर दूसरी ओर देखने लगता है। तभी प्रिंसिपल श्रीवास्तव समझ जाते हैं कि धनुष का इशारा प्रभाकर तिवारी की ओर है और उन दोनों में फिर से बहस शुरू हो सकती है, इसलिए वो अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और धनुष से कहते हैं, हमने ये टेस्ट पेपर्स नेक्स्ट मंथ के एग्जाम के लिए सेट करवाए थे, लेकिन तुम्हारे लिए हम इन्हें अभी यूज कर रहे हैं क्योंकि टीचर रोहिणी पांडेय ने हमसे तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट की है, इसलिए हम तुम्हें एक और मौका देना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ धनुष की तुम हमें निराश नहीं करोगे। धनुष का बड़ी ये बात सुनकर कोने में खड़े टीचर प्रभाकर तिवारी का गुस्सा एक बार फिर से भड़क गया था और वो इस बार धनुष को पहले से भी ज्यादा बुरी तरीके से डांटना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रिंसिपल श्रीवास्तव को खड़े होकर धनुष से एग्जाम देने के लिए कहते हुए सुना तो वो गुस्से में दांत पीसते हुए अपनी जगह पर ही खड़े रहे। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस एग्जाम में धनुष पक्का फेल हो जाएगा और फिर उसे इस स्कूल से वो निकलवा कर ही दम लेंगे। धनुष भी बात को आगे न बढ़ाते हुए हाथ में लिए हुए एग्जाम पेपर को पढ़ना शुरू कर देता है। उस हॉल में धनुष के चारों ओर लगभग 30 टीचर बैठे हुए थे, लेकिन धनुष उन सभी टीचर से बिल्कुल भी ना घबराते हुए और बड़ी ही शांति और आत्मविश्वास के साथ उस एग्जाम पेपर के एक एक सवाल का जवाब देता चला गया। और वो 30 टीचर जिसमें कि कुछ स्कूल के स्टाफ के भी लोग थे, आंखें फाड़ फाड़ कर धनुष की ओर देख रहे थे। धनुष के लिए ऐसी सभा में खड़े होकर लोगों के सामने बोलना कोई पहली बार नहीं था, क्योंकि इमॉर्टल वर्ल्ड के उन 10,000 सालों में धनुष कई बार अपने सामने असंख्य सैनिकों को युद्ध की कलाएं सिखा चुका था। इसलिए उसके लिए वो 30 लोग जो उसे डराने के लिए घूरे जा रहे थे ताकि वो एग्जाम देखकर अपना आत्मविश्वास खो दे, धनुष को उनकी घूरती हुई उन नजरों का कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो जल्दी जल्दी सभी सवालों का जवाब देता चला गया। धनुष हाथ में लिए एग्जाम पेपर के सवालों का एक के बाद एक करके जवाब देता जा रहा था और सभी टीचर्स उसके जवाब सुन सुनकर एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे खुद नहीं बल्कि धनुष उन लोगों का टीचर है जो उन्हें एग्जाम में आए सभी सवाल एक एक करके समझा रहा है। धनुष के जल्दी जल्दी जवाब सुनने के बाद कोने में खड़े टीचर प्रभाकर तिवारी उसे बीच में रोकते हुए तपाक से बोल उठते हैं, ओ वाओ, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से सारे जवाब मालूम है, पर शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि इस विषय के टीचर भी इन सवालों का जवाब इतनी जल्दी नहीं दे पाएंगे, इसलिए सोच समझकर ठीक से जवाब दो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें फिर से कोई और जवाब देने का मौका नहीं मिलने वाला। तिवारी जी को ऐसे बीच में बोलकर धनुष को रोकता हुआ देखकर टीचर रोहिणी पांडेय उससे कहती हैं, तिवारी जी आप प्लीज धनुष को सवालों के जवाब देने दीजिए, वरना आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं, डोंट डिस्टर्ब अस।
रोहिणी पांडेय के गुस्से को देखकर वहां बैठे कुछ और टीचर जो धनुष को तिवारी की तरह बीच में टोकना चाह रहे थे, उन्होंने अपने शब्द वापस से मुंह में ही रख लिए और चुपचाप धनुष की ओर देखने लगे। उन सबको मालूम था कि टीचर रोहिणी पांडेय के पिताजी एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक बहुत अच्छे पद पर हैं और उससे बहस करना उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। टीचर प्रभाकर तिवारी को भी रोहिणी पांडेय की ऐसी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उनकी ऐसी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की थी और वो भी उनसे इतनी जूनियर टीचर रोहिणी ने। अगर उसकी जगह और कोई टीचर तिवारी जी से ऐसा कहने की हिम्मत करता तो उनका रिएक्शन कुछ और ही होता, लेकिन रोहिणी के सामने वो भी दांत पीसते हुए चुप हो गए। और वैसे भी तिवारी जी रोहिणी पांडेय के बारे में ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि वो एक बहुत ही ईमानदार और आदर्शवादी लेडी है जो गलत चीजों के लिए कभी किसी का साथ नहीं देती। प्रभाकर तिवारी को इस बात का भी पूरा भरोसा था कि धनुष जो जवाब दिए जा रहा है वो सब गलत होंगे और फिर वो उन दोनों का मजाक बनते पूरे स्टाफ के सामने देखेगा, बस उसे थोड़ा सा ही और इंतजार करना है। इसलिए प्रभाकर तिवारी रोहिणी पांडेय की बात सुनकर चुप हो गया और फिर से धनुष के अगले जवाबों का इंतजार करने लगा। और लगभग आधे घंटे में ही धनुष ने वो मैथ्स का एग्जाम पेपर सॉल्व कर लिया। हालांकि वो सभी लोग धनुष की क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड के बारे में पहले से ही जानते थे, लेकिन इतने डिफिकल्ट एग्जाम को भी उसने स्पीड के साथ आधे घंटे में ही कर लिया था। ये उन सबके लिए बहुत ही शॉकिंग था। उसकी स्पीड देखकर वो टीचर उससे डर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये सब एक जादू सा लग रहा था। फिर जैसे ही धनुष ने एग्जाम पेपर को उठाकर टीचर टेबल पर ले जाने लगा, तिवारी जी अपनी जगह से दौड़ते हुए आया और वो पेपर उठा लिया और अपनी वही स्पीच बोलने के लिए तैयार करने लगा जो उसने शायद इसी वक्त के लिए पहले से ही सोच रखी थी। लेकिन जैसे ही तिवारी जी की नजरें एग्जाम पेपर के पहले 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर पड़ी, उनके गले में उनके शब्द ऐसे अटक गए जैसे चिकन की हड्डी गले में फंस गई हो और उनका चेहरा लाल पड़ गया था। टीचर प्रभाकर तिवारी ने देखा कि एग्जाम के पहले 3 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और ट्रिकी हैं और कोई भी इतनी आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। अगर सॉल्व करने वाला बहुत अच्छे से मैथ्स नहीं जानता है तो ऐसे क्वेश्चन में गलती जरूर होगी। इसलिए तिवारी ने सोचा था कि धनुष इन क्वेश्चन के तो डिफाइनेटली गलत ही आंसर देगा। लेकिन पेपर हाथ में आते ही प्रभाकर तिवारी को जैसे बिजली का बहुत जोर का झटका लग गया हो, क्योंकि धनुष ने उन 3 सवालों का जवाब बिल्कुल सही सही दिया हुआ था। टीचर प्रभाकर तिवारी दूर दूर तक ये नहीं सोच सकते थे कि सचमुच धनुष इतना इंटेलिजेंट हो सकता है। उन्हें खुद उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितना टाइम लगा था, धनुष ने तो उससे भी कम समय में उन क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दिया था। तिवारी जी की हालत ऐसी थी कि ना तो अब वो धनुष के दिए हुए एग्जाम पेपर की ओर लगातार देख पा रहे थे और ना ही ऊपर गर्दन उठाकर वहां बैठे बाकी लोगों की ओर देख पा रहे थे। उधर प्रणिकपाल श्रीवास्तव बार बार तिवारी जी से पेपर अपनी सीट पर लाने के लिए कह रहे थे, लेकिन तिवारी जी को तो जैसे अपना इस्तीफा उस पेपर में नजर आ रहा था। कई बार बुलाने के बाद भी जब तिवारी जी टस से मज नहीं हुए तो प्रिंसिपल श्रीवास्तव ने खुद अपनी सीट से उठकर तिवारी की हाथ से वो एग्जाम पेपर ले लिया। हालांकि श्रीवास्तव जी स्कूल के प्रिंसिपल था, लेकिन वो खुद भी कई सालों तक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम कर चुके थे, इसलिए वो तिवारी जी की तरह एक जल्दी अपना दिमागी संतुलन खोने वाले इंसान नहीं थे जो कि इतने देर से सिर्फ धनुष के पेपर में गलतियां ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे। प्रिंसिपल श्रीवास्तव के हाथ में उन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन पेपर भी था। प्रिंसिपल श्रीवास्तव ने लगभग 10 मिनट में धनुष के दिए हुए आंसर्स को सोल्यूशन शीट के साथ चेक कर लिया था और फिर वो अच्छी तरह समझ गए कि तिवारी जी इतनी देर से एग्जाम पेपर हाथ में लेकर क्या ढूंढने में लगे हुए थे। श्रीवास्तव जी भी उस पेपर को देखकर धनुष के लिए मिलीजुली फीलिंग्स अपने मन में रखे हुए थे। उन्हें उसके ऊपर गुस्सा और उसकी प्यार दोनों आ रहा था और खुद के बारे में भी श्रीवास्तव जी को बुरा लग रहा था, क्योंकि वो खुद भी धनुष को एक चीटर समझ रहे थे। फिर प्रिंसिपल श्रीवास्तव की नजर उन सभी टीचर्स पर भी गई जो उन्हीं की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। उन्हें भी धनुष के आंसर्स के बारे में जानना था। प्रिंसिपल श्रीवास्तव ने सभी टीचरों की उत्सुकता को देखते हुए उनसे कहा, धनुष ने सभी सवालों का बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। इस टेस्ट में भी धनुष को काफी अच्छे मार्क्स मिल गए हैं। और ये कहकर प्रिंसिपल श्रीवास्तव को अचानक से अपने शरीर में एक कमजोरी सी महसूस हुई, जिसकी वजह से उन्होंने हाथ में पके हुए पेपर आगे की डेस्क पर रख दिए। जब तक तिवारी जी और प्रिंसिपल श्रीवास्तव धनुष का मैथ्स का पेपर चेक कर रहे थे, उतनी देर में ही धनुष ने अपना टेस्ट जो कि साइंस का था उसे भी खत्म कर लिया था। मैथ्स के एग्जाम में इतने अच्छे नंबर लाने के बाद सभी टीचर्स को पता चल गया था कि धनुष ने साइंस के एग्जाम में भी सभी क्वेश्चन सॉल्व किए ही होंगे। इसीलिए जैसे ही धनुष ने साइंस का पेपर वापस डेस्क पर रखा तो टीचर्स उसे पढ़ने के लिए उतावले हो उठे थे। और उस एग्जाम में भी धनुष ने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए थे। और फिर इंग्लिश और लिटरेचर एग्जाम में भी धनुष ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। धनुष ने 1 घंटे और 10 मिनट के टाइम में ही अपने चारों एग्जाम खत्म कर लिए थे। और अब उसके एग्जाम पेपर्स को 3-4 बार चेक करने के बाद सभी टीचर्स चुपचाप बैठे हुए थे। किसी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं था, या फिर वो लोग शायद जो पहले कह चुके थे उसकी वजह से शर्मिंदा थे। ग्रेड में ऑफिस में एक डेडली साइलेंस था। ऐसा लग रहा था कि उस हॉल में कोई बैठा ही ना हो। टीचर प्रभाकर तिवारी अभी तक उस कोने में ही खड़े थे, लेकिन इस 1 घंटे 10 मिनट में ऐसा लगा कि उनकी उम्र अचानक से कई साल बढ़ गई है, क्योंकि उनके लिए तो बाकी टीचर्स से भी ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात थी। इसलिए ना तो वो कुछ कह पा रहे थे और ना ही वहां खड़े हो पा रहे थे। इससे तो अच्छा होता वो टीचर रोहिणी पांडेय के कहते ही उसी वक्त वहां से बाहर चले गए होते। उस ऑफिस में कोई खुश था तो वो थी सिर्फ टीचर रोहिणी पांडेय। रोहिणी पांडेय को धनुष पर पूरा भरोसा जरूर था, लेकिन जब तक धनुष के सभी पेपर्स चेक नहीं हो गए तब तक वो भी काफी डरी हुई थी। धनुष ने री एग्जाम इतनी जल्दी कैसे खत्म कर लिया था? क्या टीचर प्रभाकर तिवारी धनुष को माफ कर देंगे या कोई नई तरकीब निकालकर धनुष को स्कूल से बाहर न छोटी निकालेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट FM पर। CH40 टॉप स्कोरर।
धनुष ने दिए गए समय से पहले ही चारों एग्जाम्स पूरे सॉल्व कर दिए थे। पूरे ग्रेड ऑफिस में सभी टीचर चुपचाप बैठे हुए एक दूसरे के बोलने का इंतजार कर रहे थे और जैसे उनमें से किसी के भी पास कुछ कहने के लिए नहीं था, क्योंकि धनुष ने 30 लोगों के बीच में बैठकर सभी एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके ये साबित कर दिया था कि मंथली टेस्ट में आए उसके मार्क्स किसी की नकल से नहीं बल्कि उसकी अपनी मेहनत और होनहार होने का नतीजा है। ग्रेड ऑफिस के डेडली साइलेंस को तोड़ते हुए टीचर रोहिणी पांडेय प्रिंसिपल श्रीवास्तव से कहती हैं, प्रिंसिपल सर, धनुष ने सभी री एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स गेन करके ये साबित कर दिया है कि उसने नकल नहीं की है। क्या अभी आपको लगता है कि धनुष एक चीटर है? रोहिणी ने देखा कि पूरा ऑफिस शांत हो गया है। या तो सब अपनी कही हुई बातों पर शर्मिंदा हैं या फिर से वो लोग धनुष को नीचा दिखाने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए रोहिणी ने झिझकते हुए ही मगर बाकी के टीचर्स में से किसी के भी कुछ भी बोलने से पहले प्रिंसिपल श्रीवास्तव अब धनुष के लिए क्या सोच रहे हैं ये जानने के लिए उनसे उनकी राय पूछ ली। प्रिंसिपल श्रीवास्तव ने अपने स्टेटस और माहौल को समझते हुए रोहिणी से कहा, रोहिणी, इस री एग्जाम को करवाने का सारा क्रेडिट तुम्हें ही जाता है और ये एग्जाम पेपर्स सबसे पहले मेरे ही ऑफिस में डिलीवर हुए थे, इसलिए इन पेपर्स के कहीं लीक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से निश्चित हूं कि किसी ने भी इन पेपर्स को मेरे ऑफिस में आने से पहले नहीं देखा होगा, इसलिए धनुष इन एग्जाम में नकल कर ही नहीं सकता। ग्रेड ऑफिस में मौजूद सारा स्टाफ और टीचर प्रिंसिपल श्रीवास्तव को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और वो उनकी बातों का मतलब भी समझ गए थे। रोहिणी आगे प्रिंसिपल श्रीवास्तव से पूछती है, सर, इसका मतलब धनुष के मंथली एग्जाम में आए मार्क्स पूरी तरह से वैलिड हैं? क्या मैं आपकी बात सही समझ रही हूँ सर? प्रिंसिपल सर समझ जाते हैं कि रोहिणी पांडेय उनके मुंह से बड़े ही साफ साफ शब्दों में क्या सुनना चाहती हैं, इसलिए वो मुस्कुराकर रोहिणी की ओर देखते हैं और कहते हैं, धनुष ने री एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनका डिफिकल्टी लेवल मंथली टेस्ट में आए हुए क्वेश्चन से दुगुना है। इसका मतलब मंथली टेस्ट में जो 712 का स्कोर धनुष ने गेन किया है उसे लेकर हमें बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार शायद रोहिणी से ज्यादा धनुष प्रिंसिपल श्रीवास्तव के फाइनल जवाब का इंतजार कर रहा था, इसलिए वो उनकी बात खत्म होते ही तपाक से बोला, अगर ये बात फाइनल हो गई है कि मैंने एग्जाम में नकल नहीं की है तो फिर टीचर प्रभाकर तिवारी और रोहिणी मैम के बीच जो शर्त लगाई गई थी उसको भी पूरा कर लेना चाहिए। वैसे टीचर प्रभाकर तिवारी ने अभी कुछ देर पहले भी इस ऑफिस में कहा था कि अगर मैं ये साबित कर दूं कि मैंने एग्जाम में नकल नहीं की तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो क्या अब तिवारी सर अपनी जुबान से निकले हुए शब्दों का सम्मान करेंगे या नहीं? हाँ, सभी प्रिंसिपल श्रीवास्तव को धनुष की तारीफ करते सुन रहे हैं। धनुष के इस सवाल ने फिर से सबको चौंका दिया था और फिर सभी टीचर प्रभाकर तिवारी को देखने लगे, जबकि टीचर प्रभाकर तिवारी कब चुपचाप से अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए थे किसी को पता ही नहीं था, लेकिन वो बैठे बैठे अभी तक शायद धनुष के मैथ्स पेपर के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कि बाकी लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। उनकी ये हालत देखकर टीचर रोहिणी पांडेय धनुष से कहती है, धनुष, हालांकि तिवारी जी का एटीट्यूड तुम्हारी ओर काफी गुस्से वाला रहा है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारण उनकी तुम्हें लेकर जो उम्मीदें थी वो भी है, और अब तिवारी जी को भी ये समझ आ चुका है कि उन्होंने तुम्हें गलत समझ लिया था, इसलिए वो यहाँ कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। और अब तुम्हें भी टीचर प्रभाकर तिवारी के लिए और परेशानियां खड़ी नहीं करनी चाहिए, और अब मेरी बात तुम्हें अच्छे से समझ आ गई होगी। टीचर रोहिणी पांडेय ने समझाते हुए धनुष को अपना ऑर्डर भी अच्छे से सुना दिया था, क्योंकि वो टीचर प्रभाकर तिवारी के झुके सर को देखकर उनके मन की हालत को भांप गई थी। वो शर्म के कारण ऊपर नजर तक नहीं उठा पा रहे थे। उनकी इस हालत को देखकर ही रोहिणी को उन पर दया आ रही थी। सभी टीचर रोहिणी को तिवारी जी के लिए धनुष से रिक्वेस्ट करते देख हैरान जरूर थे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि स्टाफ रूम की इतनी लड़ाइयों के बाद भी रोहिणी पांडेय तिवारी जी की साइड ले सकती है, लेकिन रोहिणी के इसी बर्ताव के कारण ही स्कूल में सभी लोग उनकी इतनी रिस्पेक्ट भी करते थे। वो सभी जानते थे कि तिवारी जी हमेशा ही रोहिणी को कैसे कैसे ताने मारकर उकसाया करते थे, पर रोहिणी ने हमेशा प्रभाकर तिवारी को अपना सीनियर समझते हुए रिस्पेक्ट दी है। उनमें से कोई भी अगर टीचर रोहिणी पांडेय की जगह होता तो शायद तिवारी जी के साथ उस मौके पर इतनी शालीनता और उदारता से कभी पेश न आ पाता। धनुष अपना टेस्ट खत्म कर चुका था और उसने तिवारी जी के लिए ये बात सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि वो उन्हें याद दिलाना चाहता था कि तिवारी जी के कारण उसकी जो बेइज्जती हुई है वो उसे भुला नहीं है। धनुष का इरादा तिवारी जी को स्कूल से बाहर भेजने का बिल्कुल भी नहीं था। वो ऐसे आदमी को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था जो पहले से ही शर्म के कारण अपना मुंह तक नहीं खोल पा रहा हो। इसलिए धनुष सभी टीचर से कहता है, ठीक है, तो मैं ये मैटर अब आप पर छोड़ता हूँ रोहिणी मैम। अगर प्रिंसिपल सर और बाकी टीचर्स परमिशन दे तो क्या मैं अपनी क्लास में वापस जा सकता हूँ? धनुष का काम उस ग्रेड ऑफिस में अब पूरा हो चुका था और रोहिणी की रिक्वेस्ट के बाद धनुष तिवारी जी के मैटर को आगे भी नहीं बढ़ाना चाहता था। धनुष खुश था कि उसने अपने आप को भी साबित कर लिया और टीचर प्रभाकर तिवारी से अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लिया था। इसलिए वो सभी टीचर्स से परमिशन लेकर ग्रेड ऑफिस से बाहर जाने के लिए गेट की ओर चल पड़ा था, लेकिन ऑफिस से बाहर निकले से पहले ही उसे पीछे से प्रिंसिपल श्रीवास्तव की आवाज सुनाई दी, धनुष, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? इस महीने तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी इंप्रूव हुई है, लेकिन क्या तुम इस दौरान डिप्रेस हुए थे? धनुष प्रिंसिपल की बात सुनकर गेट से ही उनकी ओर मुड़ा और बोला, सर, क्या ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है? सर, मेरा मानना है कि इस मुद्दे पर ध्यान न देकर आपको उन स्टूडेंट्स पर ध्यान देना चाहिए जो बहुत ही साधारण मार्क्स के साथ पास होते हैं। इस स्कूल में हाई स्कूल के लगभग 1000 स्टूडेंट्स हैं और अगर आप उनका रिजल्ट गौर से देखें तो मुश्किल से कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी का एंट्रांस एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। सर, मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। इतना कहकर धनुष गेट से बाहर निकल जाता है। धनुष की बात सुनकर ग्रेड ऑफिस में बैठे सभी टीचर और प्रिंसिपल श्रीवास्तव भी सोच में पड़ जाते हैं।
प्रिंसिपल श्रीवास्तव धनुष की बात सुनकर अपने डेस्क पर झुक जाते हैं। बिना कुछ बोले ही उनके चेहरे से उनके रिग्रेट की फीलिंग को साफ देखा जा सकता था, और वो अकेले ही नहीं बाकी टीचर्स भी धनुष की बात सुनकर मन ही मन प्रिंसिपल श्रीवास्तव के रिग्रेट का हिस्सा बन चुके थे। स्टार सिटी हाई स्कूल ने अपना मंथली टेस्ट रिजल्ट स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिया था। उस लिस्ट में सिर्फ पहले 500 स्टूडेंट्स का ही नाम दिया गया था, और पहले 100 स्टूडेंट्स को स्कूल की ओर से कैश प्राइज भी अनाउंस कर दिया गया था। टॉप्स को स्टूडेंट को 1 लाख, सेकंड और थर्ड लेवल पर आए स्टूडेंट को 60,000, फोर्थ से 6th लेवल पर आए स्टूडेंट को 10,000 रुपए, 7th से 10th लेवल पर आए स्टूडेंट्स को 5,000 रुपए और उसके बाद सभी स्टूडेंट्स को 1,000 रुपए मिलने की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। स्टार सिटी हाई स्कूल का ये रूल था कि महीने के पहले मंडे मॉर्निंग को स्टूडेंट्स के लिए बुलेटिन बोर्ड पर मंथली टेस्ट पेपर के रिजल्ट लगाए जाते हैं। जैसे ही क्लास पीरियड खत्म होने की घंटी बजी, स्कूल के बच्चे भागते हुए कैंटीन में जाने की बजाय बुलेटिन बोर्ड के सामने इकट्ठे होने लगे थे। जो स्टूडेंट बुलेटिन बोर्ड के सामने आकर खड़े हो रहे थे, वो केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि उन क्लास के स्टूडेंट भी थे जिनके दोस्त या और भी कोई जान पहचान वाला फाइनल ईयर क्लास में था। और बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जो सिर्फ टॉप्स को लाने वाले स्टूडेंट के नाम को जानना चाहते थे, क्योंकि उससे उन्हें प्रेरणा मिलती थी। बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े बच्चे आपस में बात कर रहे थे, वाओ, इस महीने का टॉप स्कोर तो 712 तक पहुंच गया है, मैं ठीक तो देख रहा हूं ना? एक स्टूडेंट अपने साथ खड़े स्टूडेंट से इतने हाई टॉप स्कोर को देखकर पूछ रहा है। तब उसके साथ खड़ा दूसरा स्टूडेंट जवाब देता है, अर्जुन भंडारी की परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो गई है, उसी के आए होंगे। अगर उसका ऐसा ही रिजल्ट यूनिवर्सिटी एंट्रांस एग्जाम में भी आ गया तो देखना उसको सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तभी पहला स्टूडेंट टॉप स्कोर के सामने अर्जुन भंडारी के नाम के बजाय किसी और नाम को देखकर कहता है, नहीं नहीं, टॉप स्कोर लाने वाला स्टूडेंट अर्जुन नहीं है, ये तो कोई और है। धनुष। ये धनुष कौन है? मैंने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना, पर इसे अर्जुन से भी 79 मार्क्स ज्यादा मिले हैं। बुलेटिन बोर्ड पर लगी टॉप स्कोरर लिस्ट में हमेशा टॉप स्कोर करने वाले स्टूडेंट पर सबकी नजर होती थी और पूरा स्कूल उसी के बारे में बात करता था। जब स्टार सिटी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने देखा कि इस बार का टॉप स्टूडेंट अर्जुन भंडारी की जगह कोई धनुष है, तो बुलेटिन बोर्ड के पास स्टूडेंट्स का जमघट लग गया था। हर कोई धनुष के बारे में जानना चाहता था। धनुष का नाम पहले 10 स्टूडेंट्स में आने की बजाय सबसे टॉप पर था, और इसी को देखकर बाकी स्टूडेंट्स शॉक में थे। फिर कुछ स्टूडेंट्स जो धनुष को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बाकी स्टूडेंट्स जो अभी तक धनुष के नाम को वनहा लिस्ट में देखकर हैरान थे, उनसे कहते हैं, मैं धनुष को जानता हूं, वो हमारी क्लास सेक्शन ए का ही स्टूडेंट है। धनुष ने स्टार सिटी हाई स्कूल का एंट्रांस एग्जाम भी टॉप किया था। वो पहले हर एग्जाम में टॉप पर ही आता था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, उसके नाम के आगे सेक्शन ए लिखा हुआ है, फिर वो तुम्हारी क्लास का कैसे हो सकता है? ये वही धनुष है ना, जिसका कार एक्सीडेंट के बाद ब्रेन डैमेज हो गया था? उसने अचानक से इतना इंप्रूव कैसे कर लिया? इसका मतलब वो सभी लोगों का बेवकूफ बना रहा था, और जैसे ही फाइनल एग्जाम पास आने लगे उसने अपना ड्रामा बंद कर दिया। वहां खड़े बहुत से स्टूडेंट्स में से धनुष को बहुत ही कम स्टूडेंट्स जानते थे। हालांकि कुछ सेक्शन ए और सेक्शन ए के स्टूडेंट थे जो धनुष को जानते थे। जब उन स्टूडेंट्स ने देखा कि धनुष ने 712 मार्क्स गेन किए हैं, तो वो सरप्राइज ना होते हुए वो खुशी से चौंक गए थे। कुछ देर बाद अर्जुन भंडारी भी अपना नाम देखने बुलेटिन बोर्ड के पास आ चुका था। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि टॉप स्कोरर में तो उसके अलावा किसी और का नाम हो ही नहीं सकता, लेकिन जब उसने बुलेटिन बोर्ड पर अपने नाम की बजाय धनुष का नाम पढ़ा तो वो बुरी तरह शॉक हो गया और अपने साथ आए स्टूडेंट से बोला, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। धनुष टॉप स्कोरर कैसे हो सकता है? अर्जुन भंडारी ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी उसे अपने पीछे से आती हुई तेज हंसी सुनाई दी, और ये कोई और नहीं बल्कि धनुष का सबसे एकच दोस्त पपी था, जो कि अर्जुन को ऐसे सदमा लगता हुआ देखकर अचानक ही जोर जोर से हंस रहा था। अर्जुन को अपनी ओर देखकर पपी ने उससे कहा, क्यों बे अर्जुन, इतना दुखी क्यों हो रहा है? अब जो आया है उसी से काम चला ले, क्योंकि अगर धनुष ने एग्जाम में चीटिंग की होती तो टीचर प्रभाकर तिवारी उसे स्कूल से कब का निकलवा चुका होता। लेकिन मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ कि आज सुबह धनुष को ग्रेड सेक्शन के मैं ऑफिस में बुलाया गया था, और वहां उसके मार्क्स चेक करने के लिए री एग्जाम लिया गया था, और उसके री एग्जाम के बाद टीचर और प्रिंसिपल को यह विश्वास हो गया कि उसके मंथली टेस्ट के मार्क्स नकल से नहीं अकल से आए हैं। धनुष ने नेहा माथुर और पपी को ये नहीं बताया था कि ग्रेड ऑफिस में उसे रीटेस्ट के लिए बुलाया गया है। दरअसल उन्होंने धनुष की बात पर भरोसा ही नहीं किया कि उसे मंथली टेस्ट में 712 मार्क्स मिले हैं। धनुष की क्लास में पढ़ाने वाले लगभग सभी टीचर्स ने उसकी क्लास में धनुष की काफी तारीफ कर रहे थे, और कुछ टीचर्स ने तो धनुष को स्टेज पर बुलाकर उससे मंथली टेस्ट के बारे में डिस्कस भी किया। हालांकि सेक्शन ए का एवरेज रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, लेकिन इसका मैं कारण एग्जाम को सीरियस ना लेना नहीं था, बल्कि उन स्टूडेंट्स की लो आईक्यू का नतीजा था। अगर स्कूल का कोई इक्का दुक्का टीचर धनुष की तारीफ करता तो उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन जब स्कूल का हर एक टीचर धनुष की तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब धनुष की परफॉर्मेंस ने उन सभी टीचर्स को इंप्रेस किया है। पपी अर्जुन भंडारी से आगे कहता है, जब धनुष के उस कार एक्सीडेंट के बाद मार्क्स कम आने लगे थे तो तुझे क्या लगा था कि उसकी असली काबिलियत खत्म हो चुकी है? तुझे कुछ नहीं पता, धनुष आखिरी इन एग्जाम से ही नफरत करना था, इसलिए उसके मार्क्स कम आते थे। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तू, जिसे धनुष की वजह से ही दोबारा टॉप स्कोरर बनने का मौका मिला, वो भी मौका मिलते तू उसकी बेइज्जती करता था। लेकिन उसका बुरा टाइम अब खत्म हो गया है, और वैसे भी तू होता कौन है धनुष से खुद की तुलना करने वाला? और वैसे भी अब तुझे कोई पूछेगा भी नहीं। धनुष की माँ को जब उसके मार्क्स के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? क्या धनुष अपनी साधना के लिए स्कूल प्राइज मनी का उपयोग करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी दी इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी द इमॉर्टल वॉरियर। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।